बस 1 मिनट, जरा मेरा मोबाइल आ जाए फिर करते हैं शुरू। चलिए, आवाज आ रही है हमारी? जो लोग हैं, आवाज आ रही है? थोड़ा आगे करो, फोकस करो, फोकस करो आगे। नहीं, कैमरा है, कैमरा। आवाज इसमें आ रहा है? आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जयदीप सिंह कह रहे हैं हाँ सर। गोहिल प्रतीक कुमार कहते हैं जी सर। ऋषभ पटेल यस सर। स्तुति बोरा यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है। तो चलिए एक बार आपका ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद। ऋषभ पटेल नमस्ते सर। संजय कुमार प्रणाम सर। अमीषा पाठक नमस्ते सर। चौधरी अंकित गुड इवनिंग सर। विश्वासा नमस्ते गुरुजी। तरुण पटेल गुड इवनिंग सर। जोरा भौतिक गुड इवनिंग सर। जयदीप सिंह गुड इवनिंग सर। मेघा चौहान नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। विजय धारानी गुड इवनिंग सर। जयदीप सिंह हाँ सर। गोहिल प्रतीक कुमार, प्रभात सिंह जी सर। ऋषभ पटेल यस सर। स्तुति बोरा गुड इवनिंग सर। ध्रुविल जोशी गुड इवनिंग सर। स्तुति बोरा यस सर। ध्रुविल जोशी आ रहा है सर। अच्छा, विजय धारानी हाँ। अच्छा, सब लोगों को आवाज आ रहा है। निशित बारोट नमस्कार सर। कुणाल सोलंकी गुड इवनिंग सर। संजय कुमार प्रणाम सर। पायल पटेल गुड इवनिंग सर। दिनेश प्रजापति नमस्ते गुरुजी। चलिए, तो अब जरा शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आज जो है फलस्तीन इजराइल जो संघर्ष हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक बार फिर से वही पश्चिम एशिया का हमने बनाया है चित्र, जो कि इसी के ऊपर अपनी कहानी आज भी रहेगी। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे अरब इजराइल विवाद। अरब इजराइल विवाद। तो अरब इजराइल विवाद में खास करके जो उनके 4 युद्ध हुए हैं, उन 4 युद्धों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो आपको लिख देंगे। सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि ब्रिटिश मैंडेट के अंदर जो फिलिस्तीन था, जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ और ब्रिटेन की सेना वहां से गई 1948 में, इजराइल अपने स्वतंत्र होकर के अपना घोषणा कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश मैंडेट के अंत होने पर, ब्रिटिश मैंडेट के अंत होने के पश्चात फिलिस्तीन की समस्या। फिलिस्तीन की समस्या क्या थी, ये पहले जान लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरब इजराइल संघर्ष के बारे में। तो पहले हम लोग ये जाने कि ये क्या था। तो उसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जान लीजिए कि 1932 में ब्रिटेन इराक को स्वतंत्रता दे दिया था। 1946 में जॉर्डन को स्वतंत्रता दे दिया था। एक बैकग्राउंड पहले जान लीजिए ताकि आगे पढ़ने में आपको आसानी हो। 1945 में सीरिया और लेबनान पे फ्रांस का प्रभुत्व था, तो फ्रांस उसको जो है अपने मैंडेट से बाहर कर दिया, यानी उसको भी स्वतंत्रता दे दिया। और 1948 में जैसे ही ब्रिटेन फलस्तीन से क्या कहते हैं बाहर निकला, वैसे ही 14 मई 1948 को
यहूदियों ने इजराइल की स्थापना की। तो ये जो है ये एक आपका फिलिस्तीन इजराइल के आसपास की जो कंट्री है वो कैसे स्वतंत्रता मिला। 1932 में इराक को ब्रिटेन अपने से अलग कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। 1946 में जॉर्डन स्वतंत्र हो गया। 1945 में सीरिया और लेबनान, ये दोनों फ्रांस के अधीन था, वो अलग हो गया। और जैसे ही 1948 में यहां से ब्रिटिश मैंडेट निकला, ब्रिटेन जो है लेके अपना सेना वापस गया, वैसे ही जो है यहां पे इजराइल की स्थापना हो गई। ये हम लोग एक बैकग्राउंड के रूप में पढ़े। आगे बढ़ने के पहले एक बार आपका फिर से देख लेते हैं जो लोग बाद में आए हैं। बीरेन रबारी, गुड इवनिंग सर। जीनल पटेल, गुड इवनिंग सर। रावल हेत, गुड इवनिंग सर। नांदी रावल, गुड इवनिंग सर। नीलम बाघेला, गुड इवनिंग सर। आदित्य सोलंकी, गुड इवनिंग सर। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आज का भी लेक्चर पिछले ही क्लास के जैसा मैं आपको केवल समझाऊंगा, और इसका जिस तरीके से पिछली बार पहले हिंदी आपको डाल दिए थे आपके टेलीग्राम चैनल पे, डालो टेलीग्राम चैनल, विश्वास एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हिंदी वाला डाले थे, वैसे ही क्लास के पूरा होने के बाद ये हिंदी जो होगा वो तुरंत डाल देंगे। और बाद में जैसे गुजराती डाल दिए थे, इस बार जल्दी है, गुजराती ट्रांसलेट भी हो चुका है, तो सुबह तक जो है आपको मटेरियल गुजराती में भी मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल है, ये हिंदी का चैनल है, ये जो अभी आपको लिखे हैं, और एक वो विश्वास ओनली एजुकेशन वाला, और एक जो है गुजराती लड़कों के लिए जो है विश्वास एजुकेशन का चैनल, वो हम आपको उसका भी डाल देते हैं, एक तोमर सर वाला और एक विश्वास एजुकेशन का। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। दोस्तों आज कई प्रकार का आपको नया घोषणा भी करने जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। इस हफ्ते जो है कल बाघेला सर का 10:30 बजे लाइव, 10:15 बजे लाइव जो है आपको निबंध का लेक्चर आ रहा है, जिसमें वो आपको पूरे खास करके गुजराती मीडियम के लड़कों के लिए वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपको निबंध राइटिंग करना चाहिए। एक टॉपिक भी आपके सामने वो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि वो टॉपिक जो है आपको क्या कहते हैं ये देंगे। शशांक पटेल कहते हैं कि मेंस के टेलीग्राम चैनल में कभी कभार रिप्लाई नहीं आता है कि हमने कैसा आंसर लिखा है। शशांक जी बस एक सप्ताह रुक जाइए, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं जो और भी टीचर लोग आपको लेक्चर लेने वाले हैं तो वो सब भी आ जाएं, उसके बाद आपका ये चालू हो जाएगा आपका रिप्लाई। तो देखिए, तो कल का लेक्चर बाघेला सर जो हैं वो आपको लेंगे और उसमें क्या कहते हैं निबंध की बात होगी। संडे को शाम को 7 बजे आपका जो रेगुलर ऐप पे क्लास होता है वो अलग है, ये यूट्यूब की बात हो रही है। संडे को शाम को 7 बजे आपको जीएस के पेपर 2 में जो आपका लोक प्रशासन और शासन है पूरा सिलेबस, उस पर 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर डीके गौड़। दिल्ली से वो लाइव आपके पास आएगा डॉक्टर डीके गौड़, और उनका बैकग्राउंड यही है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी किए हैं और IIJA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म करके है, वहां पर जो है उनके लेख छपते हैं और 21 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो वो जो है आपको कंप्लीट जो है जीपीएससी का और आईएएस का जो लोक प्रशासन वाला सिलेबस है उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे, पिछले क्वेश्चन के साथ आपके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसके बाद जो है आगे अभी और घोषणा करते हैं, अगला हफ्ता पूरा आपके लिए YouTube पर अलग अलग जो अच्छे फैकल्टी हैं उनके द्वारा आपको लेक्चर मिलेगा।
हमने चीन के तरह अब अपना बाजार खोल दिया है। अब तक हम बंद रखे थे कि नहीं, हम केवल अपने ही लड़कों के लिए देंगे, लेकिन उससे बाहर नेगेटिव हो जाता था लोग कि यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है हमने ये खोला है, और आपको भी एहसास होगा उससे कि उस विषय का मास्टर होना कितना जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो ब्रिटिश मैंडेट के अंत होने के पश्चात फिलिस्तीन की समस्या क्या थी, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ही इजराइल घोषणा करता है कि हम स्वतंत्र हो गए, इजराइल का राज बना दिए 14 मई 1948 को यहूदी, वैसे ही जो है अरब इजराइल युद्ध जो है छिड़ जाने के कारण ये 4 युद्ध होगा, जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलिस्तीनियों की क्या क्या समस्याएं थी, तो फिलिस्तीनियों की 4 समस्याएं थी। पहला था कि अरब यहूदी जो युद्ध छिड़ गया है, उसमें सबसे ज्यादा सफर कौन हो रहा है? फिलिस्तीन के लोग। मान लीजिए यहां से आक्रमण हो, यहां से आक्रमण हो, यहां से हो, बट ये बेचारा बीच में मंदिर का घंटा है, इसको जो आएगा बजा के चला जाएगा। मतलब लड़ेगा इजराइल से, लेकिन उसका खामियाजा इनको ही भुगतना होगा। चाहे जॉर्डन का शाह घुसे, चाहे सीरिया इधर आना चाहे लेबनान आए, अब चाहे जो है इधर से गाजा पट्टी में फिलिस्तीन है, इधर से इजिप्ट का आगमन हो, लेकिन पिटना बेचारे को फिलिस्तीनियों को है। तो क्या देख रहे हैं कि फिलिस्तीन, अरब चाह रहा था फिलिस्तीन का लोग कि अरब यहूदी के बीच का युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो और शांति स्थापित हो, जिसके कारण कम से कम हम शांत होकर के रह सके। दूसरा, ये जो युद्ध शुरू हुआ तो उसमें यहां से ये जो फिलिस्तीन में रहने वाले अरब थे, आप फोटो देखे होंगे, हमने लगाया है, सड़क पर माथा पे लेके सामान लाखों के संख्या में विस्थापित हुए हैं। उन विस्थापितों को पुनः कैसे बसाया जाए? सेम चीज है कि जैसे हम लोग कहते हैं अपने यहां की कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में कैसे बसाया जाए, तो वैसे ही ये जो फिलिस्तीन से अरबी बाहर चले गए, उनको फिर से फिलिस्तीन में कैसे बसाया जाए। तीसरा समस्या था कि यहूदी और अरब क्षेत्रों का, अब इस युद्ध में तो कभी इधर घुसेगा कभी इधर घुसेगा, तो इनका जो है बाउंड्री का निर्धारण कैसे, सीमा का निर्धारण जो है हम कैसे करेंगे। और अंतिम था कि इस वेस्ट बैंक के अंदर जो यरूशलेम था, उस यरूशलेम नगर का के बारे में फैसला कैसे होगा। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या थी फिलिस्तीन की। अब जरा आप लोग बताइए कि प्रॉब्लम समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़े। बताइए, अगर समस्या आपको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ें, या आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आवाज लेट से पहुंची आप तक, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, अब ये जो फिलिस्तीनियों की समस्या थी, बेटा आवाज आ रहा है क्योंकि इसमें कोई जवाब नहीं दिया, मम्मी से पूछो मेरे क्यों नहीं आ रहा है। आपका जवाब नहीं आएगा तो हमको लगेगा कि ये चल नहीं रहा है ठीक से, तो इसलिए जवाब देते रहिएगा, नहीं तो उसके बिना आया। अच्छा हाँ, चलिए जवाब आया, मेरे मोबाइल में गड़बड़ी था। मुकेश कुमार पटेल कहते हैं गुड इवनिंग सर। सृजेश प्रजापति कहते हैं गुड इवनिंग सर। ऋषभ पटेल यस सर। मेघा चौहान हाँ सर अच्छे से। मेहुल सिंह ठाकुर गुड इवनिंग सर, जय माता जी जय माता जी। जीनल पटेल यस सर। जयदीप सिंह जी सर। देवेंद्र टुंगर नमस्ते सर। सुटी बोरा यस सर। तरुण पटेल यस सर। झील गडानी हाँ सर। चौधरी अंकित यस सर हाँ सर। ध्रुमिल जोशी यस सर। संजय कुमार जी सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो
इन समस्याओं के लिए समाधान के लिए क्या करना होगा? तो इन समस्याओं के समाधान के लिए अब तो यूएनओ बन चुका है, तो यूएनओ को कुछ न कुछ करना होगा। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए यूएनओ 14 मई 1948 को काउंट फाक बर्नार्ड, नाम था काउंट फाक बर्नार्ड, काउंट फाक बर्नार्ड को मध्यस्थ नियुक्त किया, मीडिएटर नियुक्त किया कि आप यहां जाइए, ये बड़े में समझिए, आप यहां जाइए और यहां जा करके आप अरब और इजराइल के बीच मध्यस्थ बन करके और दोनों की समस्याओं का समाधान करिए। क्या कहते हैं आदित्य सोलंकी? हाँ सर। किरण निमावत, केसवी कहते हैं गुड इवनिंग सर। किरण निमावत प्रणाम सर। ओके, हम समझ गए केसवी है, मोबाइल कोई और नंबर का होगा, ठीक। तो चलिए, अब काउंट बर्नार्ड जब वहां पहुंचे तो आप समझ रहे होंगे कि जब दोनों ही पक्ष किसी की बात मानने को तैयार नहीं होगा तो आप दोनों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, उल्टा दोनों असंतुष्ट हो जाएगा। और उसका नतीजा यह निकला कि सितंबर 1948 में बर्नार्ड की हत्या कर दी गई वहां। अब बर्नार्ड के हत्या के बाद वहां रॉल्फ बूचे को मध्यस्थ बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ फिर से भेजा, डॉक्टर रॉल्फ बूचे। और उनके ही प्रयास से, अब हम लोग बैकग्राउंड पढ़े, अब पढ़ेंगे अरब इजराइल युद्ध। उनके ही प्रयास से वो जो अरब इजराइल पहला युद्ध चल रहा था उसमें इजराइल और अरब के जो जो देश लड़े थे, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सब जो है आपस में उसके साथ इजराइल के साथ समझौता किया। ये था हमारा एक बैकग्राउंड। और अब हम लोग सेकंड पढ़ने जा रहे हैं अरब इजराइल संघर्ष। अरब इजराइल संघर्ष। तो अब जरा बताइए कि यहां तक पढ़ने पर आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि मिल गया कि सीरिया अलग हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, लेबनान स्वतंत्र हो चुका है फ्रेंच बैंडेट से, इराक, जॉर्डन स्वतंत्र हो चुका है ब्रिटिश बैंडेट से, ठीक ना, ये सब आपको बता चुके हैं। तो अब ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ें। चौधरी अंकित, यस सर। ऋषभ पटेल, हाँ बिल्कुल। आदित्य सोलंकी, जी सर। मेघा चौहान, हाँ सर। स्तुति बोरा, यस सर। अब जरा एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कल बाघेला सर का निबंध का आपका लेक्चर है यूट्यूब पर, परसों उससे भी धारदार है, देख लीजिए। बाघेला सर भी गुजराती लिटरेचर में एमए एमफिल हैं और पीएचडी कर रहे हैं। हम हमेशा ज्ञान को प्रश्रय देते हैं, ये 2 बार पास कर गए उसको हम धूल के बराबर नहीं समझते हैं। जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा है वही हमको बेस्ट डिलीवर कर सकता है, क्योंकि कॉपी चेक ये पास करने वाला नहीं करता है, कॉपी चेक उस विषय का प्रोफेसर करता है जिसको कि उसका बैकग्राउंड मालूम है। इसीलिए जब आप जो है सर टी डे के बारे में कुछ कहिए, उस पर रखेंगे आगे। वो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज जो है ना, जापान में चा नु यू करके त्यौहार मनाते हैं, दिन भर लोग चाय ही पीते और पिलाते रहते हैं। तो आज जिस चीज के लिए आए हैं वो सुन लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेलेक्टेड पर हमेशा उस विषय का पीएचडी करने वाला आदमी भारी पड़ेगा, क्योंकि कॉपी दिक्कत यही हो गया है अभी मार्केट में कि जो परीक्षार्थी था वो हमको गाइड कर रहा है और जो उस विषय का निष्णात था वो बेचारा पीछे चला गया। तो परसों आपको डीके गौड़ साहब आएंगे यूट्यूब पर आपका क्लास लेने के लिए। जस्ट जो है अभी उनका थंबनेल बन रहा है, आपको आ जाएगा। और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी हैं और 21 साल से आईएएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों पर समान अधिकार है उनका।
और क्या कहते हैं IIJA में जो है जर्नलिज्म में वो लिखते हैं। और गुवाहाटी में जैसे यहाँ स्पीपा चलता है गवर्नमेंट का, वैसे ही गुवाहाटी में वो परमानेंट फैकल्टी के रूप में पब्लिक एड पढ़ाने जाते हैं। आगे बता रहे हैं, अभी डे डिसाइड नहीं हुआ है इसलिए डे नहीं बता रहे हैं। मोगम्बो खुश हुआ। मंगल या बुधवार के दिन डॉक्टर आभास वैद्यनाथन आएंगे आपको यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स के बारे में बताने के लिए। डॉक्टर आभास वैद्यनाथन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से मनमोहन सिंह पढ़े हैं और प्रोफेसर थे, वहां से PhD किए और 21 साल का एक्सपीरियंस है उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। तो वो थोड़ा सा अभी उनका ही फोन आया था, टेक्निकली हमसे जरा यूट्यूब वो जो है 1-2 दिन हमारे साथ गूगल मीट पर वो हम 2-3 आदमी जरा प्रैक्टिस कर लें टेक्नोलॉजी वाला, उसके बाद वो भी आएंगे। तो क्या कहते हैं, आपको ये देने जा रहे हैं हम लोग। तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा और उसके बाद गुरुवार को हम आएंगे कि 45 दिन में STI कैसे करें। समझ गए ना, मेन प्लान यही है, ये बताना है कि बिल्कुल सेलेक्ट किया हुआ लोग पढ़ाने आ जाएगा तो सब सफल हो जाएगा, ये नहीं है। वो परीक्षार्थी था और आज भी रहेगा, जिसको उस विषय की का बैकग्राउंड है वही अच्छे से करा सकता है। चलिए, इतना खुल के कोई यूट्यूब पे नहीं बोलेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो अरब इजराइल संघर्ष जो है उसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं प्रथम अरब इजराइल संघर्ष। बस बढ़िया से युद्ध या अरब इजराइल युद्ध। 14 मई को इजराइल की स्थापना हुई और 15 मई को जो है 1948 को प्रथम अरब इजराइल संघर्ष शुरू हो गया। तो जैसे ही इजराइल की स्थापना होती है, कौन कौन आक्रमण कर सकता है नक्शे से देख लीजिए। इजराइल के इस तरफ यहां पे ये सिनाई द्वीपकल्प कहलाता है, ठीक ना, और उसके बाद यहां से स्वेज नहर गुजरता है और उसके बगल में इजिप्ट है। तो इसका पड़ोसी कौन है? इजिप्ट। ये लोग सब मिलके सोचा कि इस पे चौतरफा टूट पड़ते हैं, इजराइल सरेंडर बोल जाएगा। तो क्या हुआ कि इधर से इजिप्ट आक्रमण करेगा, इधर से सऊदी अरबिया आक्रमण करेगा, इधर से जॉर्डन आक्रमण करेगा, सीरिया आक्रमण करेगा, ऊपर से लेबनान आक्रमण करेगा और सीरिया को पीछे से बैकअप और जॉर्डन को देने का प्रयास इराक करेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो है नक्शे पर देख के पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इधर से जो है इजिप्ट। अल्पेश डाभी, नमस्ते सर। अच्छा, आप आ गए। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी मतलब कि मेरा क्लास करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अब इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप मेरे क्लास में आते हैं, आप बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अब आगे देखें। तो जैसे ही इजराइल का राजनीतिक घोषणा हुआ, उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सब मिल करके चौतरफा हमला जो है कर दिया इजराइल के ऊपर। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सब लोग मतलब हमारी कोई सहानुभूति हम दोनों के प्रति तटस्थ है। आप पिछला क्लास देख चुके हैं मेरा। सब लोग देखिएगा, अभी इंडिया का हालत क्या हो गया है कि जनमत इजराइल के साथ है, सरकार पैलेस्टाइन के साथ हो गया यूएनओ में। जैसे ही आपको बताते हैं ये बात पर आप लोग ये न्यूज सुने कि नहीं सुने जरा बताइएगा, तब आगे बढ़ते हैं। कि अभी हम सब लोगों को लग रहा है कि इजराइल पीट दे पैलेस्टाइन को, लेकिन वहां यूएनओ में सरकार इजराइल के पक्ष में वोट नहीं दिया। ये आप लोगों को पता चला या नहीं चला, जरा बताइएगा। भाई आज नया कैमरा लेके आए हैं F-62, ठीक ना, मैंने सुखोई विमान और विराज, और उस पर क्लास ले रहे हैं।
ऋषभ पटेल कहते हैं यस 2 दिन पहले। अल्पेश डाभी कहते हैं आपके क्लास देखने से एनर्जी मिलती है। चौधरी अंकित हाँ सर। चौधरी प्रजापति यस। तो सुनिएगा, तो क्या देख रहे हैं कि सरकार चला गया पैलेस्टाइन के पक्ष में। तो संजय कुमार कह रहे हैं नहीं सर। हाँ बिल्कुल, सरकार पैलेस्टाइन के पक्ष में वोट दिया, ये कहते हुए कि हम हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी अभी हमारी विदेश नीति एक तरह से कंफ्यूजन में आके खड़ा हो गया है कि हम किसको साथ दें। तो इसको देखते हुए तोमर सर इजराइल और पैलेस्टाइन विवाद पार्ट 3 लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें कि भारत की विदेश नीति इजराइल के प्रति, इजराइल के निर्माण से आज तक, और भारत की विदेश नीति पैलेस्टाइन के प्रति, पैलेस्टाइन माना कि इजराइल के निर्माण से लेके आज तक, ये तीसरा लेक्चर आपका कराने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है पोजीशन ये है, तो क्यों है, तो वो पुरानी विदेश नीति के कारण है। वो पूरा आपको अगला लेक्चर में हम लोग उसी पे चलेंगे। तो हम लोग बार बार कहते हैं इजराइल पैलेस्टाइन को पीट देगा, इजराइल पैलेस्टाइन को पीट देगा। ये वही गप हुआ कि हम लोग कहें अरे बांग्लादेश को 3 घंटा में निपट लेंगे, समझ गए, या हम लोग कहें अरे पाकिस्तान क्या है 2 दिन का खेल है, 3 दिन में इसको निपट लेंगे। निपटिए लिए थे अभी थोड़ा दिन पहले, घर में घुस के मारे कुछ नहीं कर पाया। तो इजराइल पैलेस्टाइन से निपटता है, ये अरबों से इसलिए पैलेस्टाइन इजराइल निपट पाएगा क्योंकि उसको सहयोग उसके आका का मिलता है। हर समय इजराइल के पीठ पर ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका, कभी कोई प्रत्यक्ष रूप से, कभी कोई प्रत्यक्ष रूप से, अभी देखिएगा वो खड़ा रहता है। इसलिए जो है इजराइल अपने तो मजबूत है ही, क्योंकि ये नहीं कहते हैं ना दादा भरोसे फौजदारी नहीं होता है, तो अपने भरोसे तो है, बट विश्व जनमत यदि जो है इजराइल के विरोध में जाना चाहेगा तो ये 3 कंट्री जो है इसको बचा लेता है। तो क्या देख रहे हैं आप कि इसलिए इजराइल अगर पैलेस्टाइन को माना कि पीट देता है तो ये बहुत बड़ा नहीं है। कभी एक बार इजराइल फ्रांस से तो लड़के दिखा दे, इजराइल बहुत मजबूत है, आयरन डोम लेके बैठा है, जरा एक मिसाइल तो गिरा के दिखा दे तो पता चल जाएगा कि फ्रांस क्या चीज है। तो इसलिए वो जाने दीजिए, वो सब बात नहीं करना है, लेकिन आज आपको जो पढ़ना है वो बताते हैं। तो जैसे ही ये चारों तरफ से आक्रमण हुआ, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, ध्यान रखना है कि ईसाई लोग इसलिए इजराइल को सपोर्ट करेगा क्योंकि क्रूसेड में उनकी मुसलमानों से राजनीतिक हार हुई है, राजनीतिक हार उसको कहिएगा। तो इस कारण से भी वो इनके ही साथ खड़े मिलेंगे आपको। अब जरा सुनिएगा, उसके बाद कभी धर्म पे चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि यहूदी से निकला ईसाई और ईसाई के बाद निकला है इस्लाम, सब एक ही तो है, अब्राहम धर्म है। तो कभी एक आध दिन मूड अगर मेरा हो गया तो फिर हम अब्राहम धर्म पे आएंगे कोई लेक्चर लेके, तो उस पे बताएंगे। तो अब सुनिएगा, तो जैसे ही ये चौतरफा हमला हुआ, इजराइल को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का सहयोग मिल गया। इस सहयोग से अरब लोग इतने गुस्सा गए कि 23 मई को अमेरिकी महावाणिज्य के जो दूत थे थॉमस वीसी वासन, उसकी यरूशलेम में हत्या हो गई। और उधर संयुक्त राष्ट्र संघ के 19 सितंबर में जो बने थे बर्नार्ड साहब, उनकी भी हत्या हो गई। तो अब इन लोगों का जब पीछे से सपोर्ट था, वो अब सामने से इजराइल को सपोर्ट मिल गया। उसका नतीजा ये हुआ कि 22 सितंबर को इजिप्ट, कभी बताएंगे कि ये गाजा पट्टी जो है ये इजिप्ट और अरब देशों के बीच एक नो मैंस लैंड हुआ करता था कभी, कि इसमें जो है यहां तुम सेना रखोगे, यहां हम रखेंगे, जिससे कि हम दोनों के बीच संघर्ष नहीं हो। तो और लेकिन इस पर कब्जा हुआ करता था इजिप्ट का। तो 22 सितंबर को इजिप्ट के जो नियंत्रण वाली गाजा पट्टी थी, उसमें ऑल पैलेस्टीन गवर्नमेंट एकत्रित हुए, जिसमें एक जॉर्डन नहीं आया। जॉर्डन को छोड़कर सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरबिया, सब के लोग जो हैं वहां पे इकट्ठा हुए और उसका नाम दिए ऑल पैलेस्टीन गवर्नमेंट। और जॉर्डन को छोड़कर बाकी सब लोग जो है
क्या कहते हैं इस चीज को नहीं माने। अब इसी बीच क्या हुआ कि बर्नार्ड साहब का जो है क्या कहते हैं अल्पेश डाभी का है कि आपसे एक निवेदन है सर, एक व्याख्यान हमारी विदेश नीति के बारे में आयोजित कीजिएगा। हाँ अल्पेश, बस इसके बाद वाला सीरीज जो है ना वो भारत इजराइल रिलेशन पे ही आ रहा है और भारत और पैलेस्टाइन के। और शशांक पटेल कहते हैं सर म्यांमार के कुछ लोग भारत में आ गए हैं तो ये घुसपैठ कहा जा सकता है। CAA कहता है जब आप ऐसा प्रश्न करिएगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे या एक्ट में आ जाएंगे। CAA में परिभाषा दिया गया है कि अवैध प्रवासी किसको माना जाएगा। समझ गए? इस CAA को ठीक से कोई पढ़ा ही नहीं है। हम अभी बताते हैं कि हमारे जो मैं जो लेक्चर ले रहा हूं मंथली वाइज मेंस का क्लास करंट अफेयर्स ओनली, जिसमें 500 रुपया केवल एक महीने का फी है और वो हम ऑनलाइन लेते हैं। हफ्ते में 3 दिन लेक्चर होता है, 40 क्वेश्चन पूरे एक महीने में हम लिखाते हैं विथ आंसर। तो उसमें हमने CAA पढ़ाया है। तो जानते हैं CAA में अवैध प्रवासी की परिभाषा दी गई। तो अवैध प्रवासी किसको कहते हैं? तो अवैध प्रवासी दो ही है इंडिया में। एक जो बिना वीजा या लीगल डॉक्यूमेंट के बिना इंडिया में प्रवेश करता है। लीगल डॉक्यूमेंट इसलिए कहेंगे कि किसी के पास PIO कार्ड हो सकता है, किसी के पास समुद्र पारी नागरिकता हो सकती है। तो अगर कोई आदमी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के या बिना वीजा के भारत में प्रवेश करता है तो उसको हम कहेंगे अवैध प्रवासी, एक केस। दूसरा, कोई आदमी लीगल वीजा के द्वारा घुसा लेकिन उस वीजा में उसको जितना डेट तक रहने के लिए कहा गया था, अगर वो डेट लैप्स हो गया और वो इंडिया में ही है तो उसको हम कहेंगे अवैध प्रवासी। तो आपका जो प्रश्न है कि म्यांमार से जो कुछ लोग आए, तो अब अगर वो प्रॉपर वीजा के थ्रू आए हैं तो घुसपैठ नहीं है, अगर वो बिना वीजा के आए हैं तो वो अवैध प्रवासी हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये जो है हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सुनिएगा इसके बाद। तो अब क्या हुआ कि अचानक ये युद्ध कैसे रुका कि ये जो फॉक बर्नार्ड थे वो जो रिपोर्ट तैयार किए थे वो रिपोर्ट लीक हो गया मरने के पहले। उस रिपोर्ट में वो ये कहे थे कि ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, ये तो बाद में ना फलस्तीन बोला, ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है ये जॉर्डन को दे दिया जाए, बस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बर्नार्ड साहब का कहना था। बस ये जो सुना जॉर्डन, तो जॉर्डन को अपना हित दिखने लगा, जॉर्डन उससे अलग हो गया युद्ध से ही। मतलब केवल अपना सेना खड़ा कर दिया कि इराक जॉर्डन में नहीं घुस जाए, और उसके बाद जो है वो अलग हो गया। नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में आए हैं। अवैध प्रवासी का संवैधानिक परिभाषा यही है। तो अब सुनिएगा, तो जैसे ही जॉर्डन अलग हुआ, इजराइल जो 2 मोर्चे पे लड़ रहा था, तो एक मोर्चे पर शक्ति संतुलन के हिसाब से सेना रखा और पूरा ध्यान लगा देगा इजिप्ट पे। लेबनान इजराइल से नहीं लड़ पाएगा ज्यादा देर तक, तो लेबनान जॉर्डन के हटते ही सरेंडर बोल गया, उसके सरेंडर बोलते ही सीरिया सरेंडर बोल गया। अब ये अपना पूरा ताकत झोंक दिया इजिप्ट के ऊपर जो है, और इजिप्ट को उसके बाद 1-to-1 फाइट हो गया इजराइल और इजिप्ट के बीच, जिसमें कि इजिप्ट पराजित हो गया। तो अब पराजित तो हुआ, मतलब एक तरह से कि इजिप्ट पीछे हटने लगा, इसके सिनाई प्रायद्वीप में वो घुस गया इजराइल। तो अब इजिप्ट को लगने लगा कि समझौता होना चाहिए। तो आप बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं कि रॉल्फ बूचे जो है वो इन लोगों को इजराइल के साथ समझौता कराया, लेकिन इजराइल कहा कि हम अरब से समझौता नहीं करेंगे। कारण, तो उससे क्या होता है कि अरब को संगठित होने का मौका मिलता है। इजराइल कहा कि हम फ्रांस से, सॉरी, हम क्या कहते हैं, इजिप्ट के साथ अलग समझौता करेंगे, हम जॉर्डन के साथ अलग समझौता करेंगे, हम सीरिया के साथ अलग समझौता करेंगे और हम लेबनान के साथ अलग समझौता करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि चारों की शक्ति को बिखेर देंगे। अगर इजिप्ट के साथ हम संधि तोड़ते हैं तो लेबनान और सीरिया को कहेंगे कि आप क्यों इकट्ठे हो गए, आपके साथ तो हम संधि, देखिए युद्ध तो अंतिम में आपके पास कितना ताकत है उसी से लड़ा जाएगा। लेकिन जो आप नीति शास्त्र पढ़ते हैं
उसमें राजनीतिक एथिक्स में जहां एज लेना है तो वहां पर इजराइल ये एज ले सकता है कि हम तो आपके साथ जो किए हैं उसमें हम कहां कोई जो है संधि तोड़े हैं अभी, या अगर लेबनान पे आक्रमण करना है तो, और नहीं तो पूरी शक्ति सऊदी अरबिया पर लगा सकते हैं तत्काल की, उसको कमजोर करें। इन कारणों से इजराइल जो है वो अलग अलग संधि किया। तो पहले जाने सबसे पहले इजिप्ट के साथ जो वो संधि किया वो क्या था। तो 24 फरवरी 1949 को इजराइल और इजिप्ट के बीच में, ग्रीक में रोड्स आइलैंड है, अमेरिका वाला नहीं, ग्रीक्स में भी है, ग्रीक में, वहां पर जो है इन दोनों के बीच संधि हुआ। तो संधि क्या हुआ कि अभी जो हम सीमांकन रेखा ये मानेंगे, ये वाला जो सिनाई प्रायद्वीप बनेगा, ये किसी भी रूप में क्षेत्रीय लाइन नहीं माना जाएगा। अभी के लिए हो गया। इजिप्ट भी इस चीज को जानता था कि अगर मान लीजिए इजराइल यहां तक घुस गया है और इसी को मान लीजिए हमको लाइन मानना पड़े तो ये उसका हक नहीं है। कल को हम कहेंगे कि क्षेत्रीय लाइन देखिए आपने कहा है, तो क्षेत्रीय लाइन तो ये है रीजनल बाउंड्री। तो सबसे पहला जो है समझौता यही हुआ। अच्छा, मुस्कान पंडित गुड इवनिंग सर, भाई आधा घंटा लेट हो गया कैसे? तो क्या कहते हैं, ये जो है पहला था। दूसरा कहा कि युद्ध विराम की जो सीमा रेखा होगी वो 1922 में इजिप्ट और इजराइल के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी उसी को माना जाएगा। तीसरा, गाजा पट्टी जो है ये यहां से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व, लगभग यहां पर गाजा पट्टी से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व जो है, एक्चुअली यहां से इस गाजा से इधर घुस गया था इजिप्ट का सेना, वो इलाका कहलाता है फालुजा पॉकेट। ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं इसको कहते हैं फालुजा पॉकेट। गाजा से 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, वो नहीं मिलेगा आपको मैप में क्योंकि उस इलाका का नाम है फालुजा पॉकेट। वहां पर अब क्या हुआ कि इधर से तो इजिप्ट घुस गया था लेकिन इसको चारों ओर से घेर लिया इजरायली सेना। तो इजिप्ट कहा कि मेरी जो सेना घिर गई है उसको हथियार के साथ इजिप्ट में लौटने की इजाजत दी जाए। ठीक है, देखिए इजराइल भी समझौता कर रहा है। और इजराइल क्यों कर रहा है कि ये जैसे ही इधर गया हमारा ये पूरा इजराइल हो जाएगा। 48 में ये पूरा इजराइल नहीं था। अब सुनिएगा, कहता है कि इजिप्ट कि फालुजा पॉकेट जो होगा वो हम इजराइल के सैन्य नियंत्रण में दे देंगे। तो इजराइल का तो बात हो ही गया, सेना बिना हथियार के चला जाए, कोई बात नहीं है। उसके बाद गाजा से 60 किलोमीटर दक्षिण यहां की बात हो रही है, इस इलाके की। यहां पर जो है कहा कि इसको विसैन्यीकरण कर दीजिए, यहां पर कोई सेना नहीं रखेगा गाजा से 60 किलोमीटर दक्षिण। तो ठीक तो है, अगर सेना नहीं रखेगा तो युद्ध का शंका नहीं रहेगा। यानी दोनों, इंडिया जैसा कोई बीएसएफ का निर्माण करे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस हिसाब से जो है वहां पे रखे, सैनिक नहीं रखेगा। ये था इजिप्ट और इजराइल के बीच संधि। चलिए बताइए कि ये संधि समझ में आया, तो हम आगे बढ़ेंगे कि लेबनान के बीच जो है क्या संधि हुआ। यस सर, ऋषभ पटेल, चौधरी अंकित यस सर, सृजेश प्रजापति यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए कि इजिप्ट और इजराइल के बीच जो संधि हुआ उसमें जनेश भट्ट यस सर, इजिप्ट केवल अपना सेना वापस लेके जा पाया, उसके सामने इजराइल का ये क्षेत्र एक तरह से सैन्य सेना को सौंप दिया। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं इजिप्ट जो है कम से कम वो इजराइल का इस क्षेत्र पर अधिकार मान लिया। चलिए, सारे लोग लिखे हैं यस सर। आज 2-3 बार जानकर अनाउंस कर रहे हैं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में भी फैलाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो तिलस्म में फंसे हुए हैं कि नहीं सेलेक्टेड हमको पास करा देगा, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेगा। बाघेला सर का कल तो क्लास है ही 10:15 बजे। परसों डीके गौड़ सर का आपका लोक प्रशासन का जो है
संपूर्ण सिलेबस विद पिछला जीपीएससी क्वेश्चन, उस पर वो आपके साथ चर्चा करेंगे। और मंगल या बुधवार को जब हम और आभास सर टेक्नोलॉजिकली मजबूत हो जाएंगे कि वो वहां से क्लास लेने में सक्षम हो, तो अब आपके सामने आप सारे लड़के को बता रहे हैं कि अब आपके सामने अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे कम क्वालिफिकेशन तोमर सर का होगा कि तोमर सर एमए और एमफिल हैं, उसके आगे नहीं गए, ठीक ना, पीएचडी नहीं कर पाए। नहीं तो बाघेला सर का बस आज न कल में पीएचडी डिग्री अवार्ड होने जा रहा है। गौड़ साहब अपने विषय में पीएचडी हैं और आभास वैद्यनाथन साहब अपने विषय में पीएचडी हैं। ये क्वालिफिकेशन जल्दी, और हम, और ऐसा नहीं है कि खाली पीएचडी हैं, आभास सर भी 21 साल से यूपीएससी वालों को पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर में वो अपने यहाँ आते हैं पढ़ाने, और विभिन्न राज्यों में जो गवर्नमेंट के क्लासेस चलते हैं उसमें वो जाते हैं पढ़ाने। गौड़ सर का भी 21 साल का एक्सपीरियंस, तोमर सर का भी 21 साल का एक्सपीरियंस, और बाघेला सर का भी 8-9 साल का एक्सपीरियंस। और सारे लोग इतने साल से पढ़ा भी रहे हैं, जिनको कि कॉम्पिटिटिव ज्ञान भी है और अपने विषय का उनके पास बैकग्राउंड भी है। तो इसलिए वो क्लास पहले क्लासरूम के अंदर होता था, यूट्यूब पर उनको लाने के पीछे का मूल कारण यही है कि एक बार बाकी लोगों को भी पता चले कि नहीं, जिसका बैकग्राउंड होता है वो किस प्रकार से हमको पढ़ा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 23 मार्च को इजराइल जो है वो लेबनान के साथ जो है युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया 1949 में। सबसे पहले कहा कि फिलिस्तीन, अभी तो इजराइल अपना नाम नहीं लेगा ना, फिलिस्तीन और लेबनान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो मान ली जाए, वो तैयार हो गया। इस युद्ध में क्या हुआ था कि लेबनान में अंदर घुस गया था इजराइल, लगभग उसके 13 गांव के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो संधि के उसका द्वारा इजराइल उस 13 गांव को वापस दे दिया। उसके पीछे तर्क था, खास करके जो लोग एस्प्रिंस कर रहे हैं, नमस्ते सर, नमस्ते, खास करके जुबैर शेख, नमस्ते सर, खास करके जो लोग हमसे क्या कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको हम बताते हैं कि बिस्मार्क जर्मनी जब एकीकरण के दौर में जब आक्रमण करता है डेनमार्क के 2 द्वीप पर, स्लेस्विग और होल्स्टाइन पे, तो उसको शक्ति संतुलन के लिए सारा युद्ध वो खुद लड़ा और एक क्षेत्र दे दिया ऑस्ट्रिया को। जब उसी को मुद्दा बना करके बाद में ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण किया, तो थोड़े समय तक थोड़ा सा हरा करके ऑस्ट्रिया को, अब फिर उसके साथ संधि कर लिया। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं चाहेगा कि अभी नवजात जर्मनी, बिस्मार्क समझता है इस चीज को, नवजात जर्मनी को शक्तिशाली होती देख फ्रांस, ब्रिटेन सब जो है इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पर इजराइल जो है वही चीज लेबनान के साथ किया कि विश्व की शक्तियों के मन में ये शंका नहीं होने लगे कि हमको आका बना करके कहीं ये खुद तो नहीं सवार हो जाए और हम घोड़ा होके रह जाए। 2 ही चीज होता है संधि में, एक घुड़सवार होता है और एक घोड़ा होता है। तो ये कहीं घोड़ा हो जाए और हमको जो है घुड़सवार ना बना दे। तो इसीलिए लेबनान के उस 13 गांवों को लौटा दिया। प्रथम इजराइल युद्ध का परिणाम भी आप देख रहे हैं, आप आराम से अब लिख सकते हैं। 3 अप्रैल 1949 को इजराइल और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ? तो जॉर्डन की सेना जो है जहां पर था, यानी वो यहां तक था, वो उसको एज इट इज दे दिया। उसके बाद कहा कि ये जो वेस्ट बैंक है, चूंकि यहां से निकल कर आया था बर्नार्ड का ये वेस्ट बैंक दे दिया जाए जॉर्डन को, तो इजराइल अमेरिका और उन लोगों को खुश करने के लिए वेस्ट बैंक उस समय जॉर्डन को दे दिया। और यरूशलेम जो था, यरूशलेम कहा कि इसको पूरा पश्चिम 2 भागों में बांट दीजिए। पूरब वाला जो यरूशलेम है ये जॉर्डन के कब्जे में रहेगा, समझ ही रहे हैं, उल्टा पश्चिम पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद कहा
कि जॉर्डन की सेना को यहां पर सेरोन का मैदान है, कहा उससे उसको वापस बुला लेना है। और इजराइल कहा कि हम हेब्रोन की जो यहां पे दक्षिणी पहाड़ी है वहां से हम अपना सेना वापस बुला लेंगे। ये समझौता जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच हुआ। अब आइए 20 जुलाई 1949 को जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, तो बचा सीरिया। ये पहला अरब इजराइल युद्ध समझा रहे हैं। तो सीरिया के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ समझौता? तो यही सीरिया और फिलिस्तीन की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा थी वो मान लिया इजराइल, और साथ में कहा कि हम अपना सेना वहां से वापस ले लेते हैं, लेकिन ये जो हम दोनों की सेना मिल रही है उसको बना दीजिए विसैन्यीकृत क्षेत्र, वहां पे सेना कोई नहीं रखेगा। चलिए अब बताइए कि ये आपका चारों संधि क्लियर हुआ हो तो फिर हम आगे बढ़ें। जिसका इतिहास मजबूत है ना, उसको कोई भी समस्या को समझने में देर नहीं लगेगा। चलिए, मेघा चौहान क्लियर सर, अल्पेश डाभी क्लियर, चौधरी अंकित यस सर, आदित्य सोलंकी यस सर, सृजेश प्रजापति जी सर। चलिए, पायल पटेल यस सर, स्तुति बोरा यस सर, जयदीप सिंह जी सर, हट ब्रह्मभट्ट क्लियर सर, अमीषा पाठक क्लियर सर। चलिए, तो अब जरा समझिएगा, पैलेस्टाइन के लोग कितने लोग थे जो विस्थापित हुए? 9 लाख उस समय की आबादी के हिसाब से। फलस्तीन की जो कुल जनसंख्या थी ना, उसका 70% जो है वो शरणार्थी के रूप में जो है आ गए। तो सुनिएगा, यही है गाजा पट्टी का प्रॉब्लम। अब अभी तक ये क्षेत्र खाली था, इजिप्ट के कब्जे में था, लेकिन ये सीमा यहां और ये सीमा यहां कोई नहीं था। तो संयुक्त राष्ट्र कहा कि जितना शरणार्थी जॉर्डन, सीरिया, ठीक ना, या लेबनान में रह सकता है, जितनी उसकी क्षमता है रखने की वो रहे, उसके बाद बाकी शरणार्थियों को गाजा पट्टी में आकर के बसाया जाए। कैसा लगा? देख रहे हैं ना कि गाजा पट्टी में हमास क्यों है? क्लियर हो गया कि वहां अरब लोगों को बसाया गया, जो फिलिस्तीनी जो है विस्थापित थे उनको यहां पर बसाया गया। ठीक है, अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस इलाके में 2000 स्क्वायर माइल क्षेत्र पे इजराइल का कब्जा हो गया। दूसरा क्या हुआ कि गाजा पट्टी जो इजिप्ट के नियंत्रण में था, अब वहां पर अरब शरणार्थियों को बसाया जाएगा, यानी फिलिस्तीन के शरणार्थियों को बसाया जाएगा। यरूशलेम को जो 2 भाग किया गया, तो उसमें से 1 लाख आबादी का भाग इजराइल को मिला और 50,000 की आबादी का भाग जो है वो जॉर्डन को मिला, पूरब वाला। उसके बाद दूसरे देशों से जो भागकर अरब आए इधर, उनको जो है इजराइल वापस आने का अनुमति नहीं दिया। शरणार्थी समस्या इसी से बढ़ा। ये जो लोग उस युद्ध में बाहर चले गए, कहे जो रह गए हैं वो ठीक है, लेकिन जो बाहर चले गए उनको हम जो है वापस नहीं लेंगे। और इसके बाद चूंकि इजराइल की स्थिति मजबूत हो गई, तो अब जो है विश्व के विभिन्न भागों से जो है यहूदी इजराइल में आकर के बसने लगे। उससे अब इजराइल में यहूदियों की संख्या और बढ़ने लगेगी। ये था कहानी प्रथम इजराइल अरब संघर्ष। लेकिन आप जब तक कि अरब लीग नहीं समझेंगे, ये बहाना पहले चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले युद्ध बता दें। जब तक आप अरब लीग नहीं समझेंगे तब तक आप जो है इसको अधूरा समझ पा रहे हैं कि ये चारों तरफ से क्यों सब हमला कर दिया। क्योंकि अरब लीग का ये सदस्य था और अरब लीग ये डिसीजन लिया था कि इस पे हमला करना है। तो जरा अब हम लोग जानेंगे, अब जो आपको पढ़ाएंगे उसमें देंगे कि द्वितीय, थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं, तब सेकेंड अरब इजराइल, द्वितीय
युद्ध के बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय महायुद्ध के बाद अरब राज्यों की प्रगति। अरब राज्यों की प्रगति क्या हुई, अरब राज्यों की प्रगति। और लिखने का बिल्कुल नहीं, अब हम पहले से अपने पढ़ाने की स्टाइल में यूट्यूब में बदले हैं कि आपको लिखा लिखाया टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, गुजराती और हिंदी दोनों ही में। चलिए अब जरा जाने इसमें कि पहले कि इसका ए क्या होना चाहिए। तो इसका ए ये है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिम एशिया में ध्यान देने योग्य बातें क्या हुई, क्या बदलाव हुआ सेकंड महायुद्ध के बाद। तो एक तरह से जितने भी थे सब पूरी तरह स्वतंत्र हो गए, ठीक है, सब। अभी आपको बताएं इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन सब स्वतंत्र हो गए। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि इस क्षेत्र में तेल मिलने के कारण अब इस क्षेत्र में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस उस तेल के कुएं पर कब्जा करने के लिए, तेल को पाने के लिए क्या कहते हैं, किस लिए चारों से हमला सब किया, वही अब समझा रहे हैं संजय जी। आप जरा आप देखिए, वही बता रहे हैं बैकग्राउंड। तो तेल मिलने के कारण अब इस क्षेत्र पे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही चाहता है कि हम अपना इलाका बांट लें, आपस में नहीं लड़ें, इलाका बांट लें। और तीसरा, इजराइल की स्थापना के कारण अरबों में असंतोष फैला है। हम लोग जा रहे हैं किस लिए की ओर, अरबों में असंतोष था। संसार इस समय दो गुटों में बंट चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक जो है अमेरिका का गुट है जो पूंजीवादी गुट है, एक रसिया का गुट है जो कम्युनिस्ट गुट है। एक आध वीडियो उस पर भी बढ़िया से बनाएंगे आपको कि नाटो कैसे बना और ये सब। तो ये दो गुटों में बन गया था और इसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए इस गुट के अंदर गुट, सीटो, सेंटो, क्या कहते हैं, नाटो, इन सबों का गठन होने लगा। अभी देखिएगा, आपको आगे बताएंगे बगदाद पैक्ट, तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जाएंगे। तो बगदाद पैक्ट में टर्की और पाकिस्तान दोनों से किया है आपस में गठबंधन कि टर्की पे कोई आक्रमण होगा तो पाकिस्तान मदद करेगा। इसीलिए समझना है हमारे प्रधानमंत्री को उस समय के पीएम को कितना संभल के चलना था। टर्की पे आक्रमण हुआ तो पाकिस्तान मदद करेगा, अब पाकिस्तान पे आक्रमण होगा तो टर्की मदद करेगा। बगदाद पैक्ट, ठीक। और टर्की चालाकी के साथ नाटो का मेंबर हो गया। अब नाटो का बायलॉज कहता है कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों पे हमला, नाटो पे हमला माना जाएगा, उसको अमेरिका मदद करेगा। तो अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान पे हमला होगा तो टर्की पाकिस्तान के साथ अगर डायरेक्ट जुड़ जाए, इसलिए हमको टर्की को काउंटर करते रहना है, रिलेशन बना के रखना है कि बगदाद पैक्ट अगर नहीं लागू हुआ तो हम पाकिस्तान पे कितना भी आक्रमण करेंगे, टर्की नहीं जुड़ेगा तो नाटो का मेंबर उसको नाटो में साथ नहीं देगा। इसीलिए आगे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान नाटो का मेंबर बनना है। अरे तुम कैसे बन जाओगे, तुम अटलांटिक महासागर में हो। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और अगर टर्की पे गलती से कोई ईसाई कंट्री हमला कर देता है तो अब जरा समझिएगा कि टर्की पे अगर कोई ईसाई कंट्री हमला कर देता है तो वहां अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया सबके तटस्थ हो जाने की संभावना हो सकती है। तो चूंकि बगदाद पैक्ट के कारण पाकिस्तान चला जाएगा उसके साथ, तो पाकिस्तान सीटो का सदस्य हो गया। अभी बताएंगे सीटो का मतलब हो गया कि इन इस्लामिक कंट्री का वो मेंबर बन गया उसके साथ। तो अब ये लोग जो है उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके का जो है आपस में गठबंधन है, ठीक है। तो इस तरह के कई नीचे नीचे प्रादेशिक गठबंधन बनने लगे। अब जरा आप लोग बताइए कि क्या कुछ रास्ता आपको दिख रहा है कि अपने जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों लेकर के आए, बिन जोड़ान आंदोलन क्यों लेकर के आए? देख लीजिए, इजिप्ट बिन जोड़ान में था, मास्टर स्ट्रोक लगाए हैं ये। तो ये अगले दिन बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि ये अरब लीग बनाएगा, अरब लीग का मतलब है कि अरब की एक कंट्री पे हमला तो दूसरा भी, तो
पाकिस्तान इधर बगदाद पैक्ट इसके साथ किए हुए है, नेहरू जी उसके कारण नीचे से यहां इसके साथ बना लिए नॉन अलाइन मूवमेंट। और ये जो है ये समझने में देर लगेगा, ये इतना इजी नहीं है जो हम लोग चर्चा देखते हैं आजकल के इस पे। इसीलिए अब जरा बताइएगा आप लोग कि क्या कुछ क्लियर हो रहा है कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर के सामने भी चुनौतियां थी विदेश नीति के समय। आवाज लेट पहुंचता है। चलिए, संजय कुमार कह रहे हैं जी सर, सुरेश तरबुलिया कह रहे हैं यस सर, अमीषा पाठक यस सर, आदित्य सोलंकी जी सर, विश्वास सर यस सर, क्लियर हो रहा है पिक्चर, जानते हैं। मेघा चौहान यस सर, रावल हेत क्लियर सर, सृजेश प्रजापति यस सर, हट ब्रह्मभट्ट हाँ सर। बता रहे हैं आपको कि अपने गुजरात का लड़का अल्पेश ठाकुर नेहरू जी का मुकाबला थोड़े ही कोई कर पाएगा आजाद भारत में। सही बात है, वो उस समय की परिस्थिति नहीं हम लोग जान रहे हैं ना, हम लोगों का जन्म उस समय नहीं हुआ था। आपको बताते हैं सर, अच्छा हुआ भारत किसी के साथ नहीं जुड़ा। अभी बताते हैं आपको अपने काम का। गुजरात के बच्चे सीधा तैयारी शुरू करते हैं। देखिए हम कहाँ रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, उसका कारण ये है। और वो सीधा दिल्ली के उन लड़कों से तुलना करते हैं जो 3 बार मेंस दे चुके हैं। समस्या ये है, सीधा उनके स्टाइल में तैयारी करना चाहते हैं। अभी देखिएगा कई महानुभाव क्या कहते हैं, ये जो एसटीआई का रिजल्ट आया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अरे जिस बेचारे को मालूम नहीं है कुछ, वो टेस्ट सीरीज में क्या कर लेगा। जो मान लीजिए पहली बार प्रीलिम्स दिया था और हो गया, मेंस का तैयारी नहीं था, पहले हम जानेंगे तो न लिखेंगे, पहले श्रोता होंगे तो न वक्ता हो पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी बिना बैकग्राउंड के और लड़के भी उसी पे टूट पड़े हैं। हम लोगों को नहीं पसंद है 50 दिन का क्लास, 40 दिन का क्लास, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो। बोल दो उसको कि तुम अगला पीटी करके आना, नहीं होगा इस बार तुमसे, कोई एकाध दो से हो जाए तो हो जाए। हम लोग तो क्लियर बोल रहे हैं यूट्यूब पे कि नहीं होगा, बहुमत वही पास करेगा। फोटो वो लोग जरूर लगा देगा, लेकिन बहुमत वही करेगा जो पहले से तैयारी कर रहा है। और टेस्ट सीरीज उनके लिए होता है। तो आप समझिएगा कि मैं जब मेंस का क्लास लेता हूं तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि लड़का वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़े, सबसे पहले, बिना कुछ मतलब सोच विचार। क्यों? क्योंकि मेंस के टॉपिक उससे कोरिलेटेड। जैसे ही आप, जब तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, वो इसलिए कि उनको प्रीलिम्स में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसीलिए उतना डिटेल्स पढ़ाते हैं वो उसके नॉलेज पर वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ सकता है। और जब वो वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेता है तभी वो इंटरनेशनल रिलेशन समझ पाएगा। आप देखिएगा अपना बच्चा बेचारा उन चीज को नहीं समझ पाता है, लेकिन आया कोई पुराना, अरे करंट नहीं आई यार, क्या हो रहा है, तुम घोंगा के मंत्र जान नहीं रहे हो, करैता बिल में हाथ डाल रहे हो। बैकग्राउंड पर आज सोचिए कि आप जितना जान रहे हैं, आप जानते जा रहे हैं, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है कि नहीं अपना कोई भी व्यू देने के पहले। बस यही समस्या है कि पहले इतिहास को अच्छे से जानिए, उसके बाद देखिए उसका जो है आपको करंट पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ें। तो छोटे छोटे गठबंधन बनने लगे आपस में, तो सार्क भी कह सकते हैं थोड़े समय बाद, आसियान भी कह सकते हैं थोड़े समय बाद। तो ऐसे जो संगठन बनने लगे, बिम्स्टेक भी बनने लगे, इब्सा भी बनने लगा, सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड जानिए, तब आपको ब्रिक्स बनने लगा। लेकिन ये बहुत बाद की घटना है, लेकिन उस समय वही छोटे छोटे संगठन बनते देख करके अरबों के मन में भी आया कि हम भी एक संगठन खड़ा करें, और उसके परिणाम स्वरूप अरब लीग का गठन होगा। तो अब जरा हम लोग जाने बी में कि अरब लीग क्या है और इसका गठन कैसे हुआ। तो
सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इतिहास मजबूत बिल्कुल होना चाहिए। देखिएगा, एक ही क्वेश्चन कुछ लोग जब भी मेंस का स्ट्रेटेजी बताने आएगा, एक के क्वेश्चन हड़प्पा का होगा उसके पास, बाकी नहीं है, रिपीट होता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतिहास पढ़ा ही नहीं है ठीक से। तो अब सुनिएगा, अरब लीग क्या है पहले ये जाने। ये अरब वर्ल्ड का एक क्षेत्रीय संगठन है। अरब वर्ल्ड का एक क्षेत्रीय संगठन है जो पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया और इसके बगल का ये जो अफ्रीका है, सूडान तक, ठीक ना, अफ्रीका निकाल के दो, पॉलिटिकल अफ्रीका, उसका जो है स्थित जो कंट्री है वो मिल करके अरब वर्ल्ड है। देखिए, आपको दिखाते हैं इस तरीका से। ये देखिए, अब तो हम नया कैमरा ले आए हैं, आपको और अच्छे से दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इजिप्ट, इजिप्ट के बगल में लीबिया, देख रहे हैं ना, लीबिया के बगल में ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, नीचे सूडान, ये सब जो है ये मिल करके अरब लीग बनाया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरब लीग क्या है, तो कहिएगा एक क्षेत्रीय संगठन है जो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में विद्यमान है। अब सुनिएगा, 1942 में इसको जो बढ़ावा दिया है, वो बढ़ावा देने वाला है ब्रिटेन। वो अपने आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व को बनाने के लिए जर्मनी के खिलाफ में युद्ध में ये जो है अरब लीग का स्थापना किया कि ये लोग इधर से अगर थोड़ा रसिया को सपोर्ट कर दें, ब्रिटेन ये सोचा था, अभी पूंजीवाद उसके दिमाग में नहीं आया, अगर ये कर दें तो ये एक गोल बंद होकर के एक संगठन बना लें और उससे जो है ये करेंगे। श्रीजेश प्रजापति जी सर, इमेजिन कर पा रहे हैं आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद। तो देखिए, तो अरब लीग के स्थापना में कैटलिस्ट का काम जो है वो कौन किया है, तो कैटलिस्ट का काम किया है यूके। अब क्या हुआ, तो 1944 में इजिप्ट, इराक, लेबनान और उस समय इस यमन को कहते थे नॉर्थ यमन, ये ऐसे बटा हुआ था नॉर्थ यमन उस समय का, अभी नहीं, अभी तो एक ही है यमन। तो इजिप्ट, इराक, लेबनान, नॉर्थ यमन और ये सऊदी अरब, और उस समय जॉर्डन को कहते थे ट्रांस जॉर्डन। ट्रांस क्यों, तो कुछ ये वेस्ट बैंक मिला हुआ है, तो अभी जो है वो ट्रांस जॉर्डन। सऊदी अरब, उत्तरी क्या कहते हैं यमन, इजिप्ट, ठीक ना, इराक, लेबनान, सीरिया, ये सारे, सीरिया नहीं था, क्या कहते हैं ट्रांस जॉर्डन, इतने के जो है प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया में मिले। पहले मिलने वाले इतने लोग थे। उसमें कई नाम सुझाव दिया गया कि एक संघ बनाया जाए। तो उसमें इराक कहा कि इसका नाम रखा जाए अरब यूनियन, स्वीकार नहीं हुआ। सही बात है, तुम पीछे हो, तुमको कितना मालूम है। सीरिया कहा अरब गठबंधन, तो ये भी नाम स्वीकार नहीं हुआ। सीरिया गया नहीं था, लेकिन यहीं से वो अपना एक सुझाव भेजा। इजिप्ट कहा कि नहीं, इसका नाम अरब लीग रखा जाए। तो जाहिर है कि इजिप्ट और सऊदी अरबिया ही तो मेन दो है, तो उसमें चूंकि इजिप्ट कहा कि इसका नाम अरब लीग रखा जाए, तो उसके प्रस्ताव को सब लोग मान लिए और इस प्रकार से कहा गया कि अब हम लोग अलेक्जेंड्रिया में, ये लोग इकट्ठा हुए थे, तो उसको कहा गया अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत हम लोग जो है एक अरब लीग की स्थापना करेंगे। और अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत ये लोग फिर 7 अक्टूबर 1944 को 5 कंट्री मिलकर के, इजिप्ट, इराक, लेबनान, नॉर्थ यमन, सऊदी अरब और ट्रांस जॉर्डन 6 थे, लेकिन उसमें से 5 देश मिलकर के क्या कहते हैं लीग ऑफ अरब स्टेट की स्थापना की। इसमें कहा गया था अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल में कि सभी देश का प्रतिनिधित्व बराबर होगा। ऐसा नहीं कि जॉर्डन छोटा है तो उसको कम देंगे अधिकार और सऊदी अरब को ज्यादा देंगे। और कहा कि इसका मूल उद्देश्य जो है वो
अरब राज्यों के बीच संबंध बेहतर बने, ये और किसी भी देश की स्वतंत्रता पर दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल में जो ये सब बात हो रही है उसमें 5 कंट्री आए थे। कौन कौन थे? तो इजिप्ट के एजुकेशन मिनिस्टर उसमें शामिल हुए थे, नगीब अल हिलाली पाशा। एक्चुअली नगीब और नासिर जो है यही 2 हैं, अभी आगे बताएंगे। नगीम अल हिलाली पाशा। इराक के प्रधानमंत्री गए थे हमदी अल बहजाजी। सीरिया के प्रधानमंत्री गए थे सादाल्लाह अल जबरी। और जॉर्डन के प्रधानमंत्री गए थे तौफीक अबू अल हुदा पाशा। और लेबनान के राष्ट्रपति थे बेचारा अल खुरी। ये जो हैं ये 5 लोग इकट्ठे हुए और ये मिल करके कहे कि अब हम एक अरब लीग बनाएंगे। और इन्हीं के इस अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के तहत 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना हुई। जिस दिन अरब लीग की स्थापना हुई उसमें इसके 6 संस्थापक सदस्य बने। कौन कौन? तो इजिप्ट, ठीक है, इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, ठीक ना, ये जो हैं इसके बने संस्थापक सदस्य। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और इजिप्ट 6। धीरे धीरे जब इसका प्रभाव बढ़ने लगा तो आज इसके अंदर 22 कंट्री हैं। अफ्रीका के भी कई कंट्री जो है इसमें शामिल हो गए। मोरक्को क्या कहते हैं, इजिप्ट के साथ क्या कहते हैं, सूडान शामिल हो जाएगा। तो ऐसे करके केवल चाड को शामिल नहीं किया गया है, वो पर्यवेक्षक है। तो अरब भाषा वहां है, मैंने इसमें तय किया गया कि जहां अरबी भाषा का बहुसंख्यक होगा और कल्चर मानने वाले लोग वो अरब लीग बनाएंगे। 6 इसमें ऑब्जर्वेशन वाला राज्य है, पर्यवेक्षक राज्य है। समझिएगा हमारी कितनी बड़ी सफलता है 2007 में कि भारत को भी 2007 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला, कि भारत उसमें शामिल होगा, केवल वोटिंग नहीं करेगा। अब समझे कि हम पैलेस्टाइन की तरफ क्यों झुक जा रहे हैं, कि हम अरब लीग के पर्यवेक्षक मेंबर हैं। अब धीरे धीरे बोलिए आप लोगों को क्लियर होते जा रहा है कि नहीं कि हम क्यों यूएनओ में पक्ष में। ऐसे कई कारण हैं। तो हम अरब लीग के एक पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेटरी कंट्री हैं। आर्मेनिया को 2004 में मिला था, 6 जो हैं, ब्राजील को 2003 में, चाड 2005 में, इरिट्रिया 2003 में, भारत 2007 में और वेनेजुएला 2006 में। वेनेजुएला तक को अरब कर दिया क्योंकि वहां दक्षिण अमेरिका में होते हुए उस वहां पे अरब कल्चर है। चाड ही एक ऐसा देश है जहां अरबी कल्चर होने के बावजूद उसको अभी तक शामिल नहीं किया गया। अब जाने जरा आगे बढ़े, उसके पहले जरा बताइएगा कि अब अरब लीग क्लियर हुआ कि नहीं कि ये क्या है, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए आप जवाब दीजिए कि अरब लीग क्लियर हुआ या नहीं, तो फिर अपने आगे बढ़े। संजय कुमार जी सर, आदित्य सोलंकी हाँ सर, तरुण पटेल क्लियर, जयदीप सिंह जी सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जाने अरब लीग क्या क्या किया। तो हर्ष ब्रह्मभट्ट कहते हैं एकदम क्लियर, मेहुल सिंह ठाकुर जी सर। सुनिएगा 1945 में अरब लीग के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा कि फलस्तीन के अंदर जो यहूदी व्यापारी है पहले अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाओ, उसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। ये पहला किया। और वहां तय किया कि हम लोग एक बहुत जल्दी शिखर सम्मेलन करेंगे, आपस में बैठ के सबमिट करेंगे, चर्चा किया करेंगे साल में एक बार। अच्छा चलिए, काफी लोगों ने कहा कि हाँ सर, जोरा भौतिक, पायल पटेल, धर्मिल जोशी, चौधरी अंकित, सारे लोग।
उसके बाद जब ये हुआ कि शिखर सम्मेलन होगा, तो 1964 में जो है अरबों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अब सुनिएगा, 1979 में इजिप्ट को पहला झटका था अरब का, अरब लीग से बाहर कर दिया। क्यों किया? तो उसके राष्ट्रपति अनवर सादात हीरो बनने के चक्कर में यरूशलेम की यात्रा किए और इजराइल इजिप्ट के बीच में शांति समझौते किए। पार्ट 3 में ये सब बताएंगे डिटेल्स। इस कारण से जो है उनको निलंबित कर दिया। आप बताइए, अरब लीग का कार्यालय है अल कैरो में, ठीक ना, इजिप्ट की राजधानी। इजिप्टे को बाहर कर दिए तो अब क्या करिएगा? तो कोई बात नहीं है, थोड़े समय के लिए इसकी राजधानी ट्यूनीसिया लेके चले जाए। 1989 में लगने लगा कि इजिप्ट को बिना साथ रखे अरब लीग जो है उसका कोई भी महत्व नहीं है। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस वहां लेकर के चला गया। वो जो है ये छोटा सा वो मिलेगा आपको अफ्रीका में, यहां नहीं मिलेगा ट्यूनीसिया। तो क्या कहते हैं, वहां पे उनको उससे भेज दिया। लेकिन 1989 में जब इनको पुनः शामिल कर लिया गया तो इनकी राजधानी अल कैरो में वापस कर ली गई। लेकिन अरब लीग के लोग, ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है इसलिए हम पढ़ा पा रहे हैं, अरब लीग के लोग आपसी इतने टूटे फूटे हैं कि इनको अपने हिसाब से तेल बेचना है, इनको अपने हिसाब से तेल बेचना है, इनको तो आपस में लड़ते ही रहना है सीरिया वाले को। तो इनमें आपसी इतनी राजनीतिक जो है, इजिप्ट जो है वो अपना लीडरशिप किसी को देना नहीं चाहता है, इतना ज्यादा है कि ये एक मजबूत संगठन नहीं हो पा रहा है, ढीला ढाला संघ है ये। अब आइए बगदाद पैक्ट क्या है। तो सबसे पहले टर्की यहां है देखिए, और ईरान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, ठीक है। टर्की और पाकिस्तान पहले आपस में 1954 में एक पारस्परिक सहयोग पर समझौता किया, हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। और अमेरिका के साथ पाकिस्तान कर लिया 19 मई 1954 को रक्षा समझौता। मतलब कि अमेरिका से रक्षा समझौता पाकिस्तान किया, और चूंकि टर्की जो है उस समय बेचारा क्या देख रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विरोधी गुट में था, तो उसको अमेरिका उस समय उतना सपोर्ट नहीं करता, तो वो पाकिस्तान के साथ जो है एक समझौता किया। धीरे धीरे वो लोग पश्चिमी शक्तियों के साथ अपना संबंध सुधारा और 1955 में टर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो गया, नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर जितने देश से गुजरती है, नियमतः तो ये जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं तो उतने को ही मेंबरशिप दे सकते हैं, लेकिन अब व्याख्या करने का कर दीजिए कि मेडिटेरियन सी भी उसी का पार्ट है, तो टर्की को जो है इसमें शामिल किया गया। अब टर्की चाह रहा था कि हम तो नॉर्थ अटलांटिक के मेंबर हो गए, इधर हम पाकिस्तान से समझौता कर लिए, एक अगर इराक के साथ हम समझौता कर लें, क्योंकि उस वक्त ईरान का झुकाव रसिया की ओर होने लगा था, तो अगर हम इराक के साथ समझौता कर लें तो हम जो है इस इलाके में ताकतवर हो जाएंगे। तो 24 फरवरी 1955 को टर्की और इराक के बीच में एक संधि हुई। चूंकि यह संधि बगदाद में हुआ, इसीलिए हम इसको कहते हैं बगदाद पैक्ट। दोनों के बीच में संधि हुई। धीरे धीरे 23 सितंबर 1955 को इसमें पाकिस्तान शामिल हो गए। 3 नवंबर 1955 को ईरान को थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं, हम सोवियत रूस के साथ भले जा रहे हैं लेकिन हम इस्लामिक कंट्री से दूर नहीं हो, तो वो भी जो है इसमें जुड़ गया। और 21 नवंबर 1955 को बगदाद पैक्ट में जितने लोग शामिल हुए थे उनकी पहली बैठक हुई। और इसकी बैठक हुई तो इसकी अध्यक्षता कौन किया, जरा देखिए, इराक के प्रधानमंत्री नूरी अस-सईद, क्योंकि बगदाद में हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि पश्चिम एशिया में हमको शांति और सुरक्षा स्थापित करना है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाते हैं और एक सैनिक कमेटी बनाते हैं। देखिए, जैसे यूएनओ के तर्ज पे वहां सेना है, यूएनओ की शांति सेना, तो बगदाद पैक्ट में जितने देश शामिल हुए वो अपना थोड़ा थोड़ा सेना दें
और उसके आधार पर जो है हम लोग यहाँ पे शांति स्थापित करेंगे। 1956 में बगदाद पैक्ट का दूसरा सम्मेलन ईरान के तेहरान में हुआ। इसमें अमेरिका की ओर से, क्योंकि ज्यादातर देश तो अब तक अमेरिका के साथ चला गया, पाकिस्तान था, टर्की भी अपना संबंध सुधार लिया, तो अमेरिका की ओर से मिस्टर हेंडरसन आए थे। अब हेंडरसन का एक घोषणा इनको ताकत दे दिया, एक तरह से दूसरा अरब इजराइल युद्ध का ये जो है सीमा कस दिया। हेंडरसन कहा कि बगदाद पैक्ट में जो जो देश शामिल हैं, अगर उनको कोई समस्या आता है तो अमेरिका उनको सैनिक और आर्थिक सहायता दे सकता है। बोलिए कहां से होगा? अरब लीग कहता है कि हम आपस में जो है समझौता करेंगे। अब अरब लीग का एक कम से कम इराक तो उसमें मेंबर है बगदाद पैक्ट में। अब बगदाद पैक्ट को अमेरिका कह रहा है क्योंकि उसको क्या कहते हैं, इराक के तेल कुआं चाहिए, तो उसको कहता है कि बगदाद पैक्ट में जो देश शामिल हैं उसको हम चाहें तो सैनिक सहायता दे सकते हैं। लेकिन युद्ध तो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण हुआ है, लेकिन समझिएगा कि इससे इन लोगों को कितना ताकत मिल गया होगा। अब जरा बताइए क्या कहते हैं, अब जरा बताइए कि आप लोग अब अरब लीग और बगदाद पैक्ट अच्छे से समझे या नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़े सेकंड इजराइल और अरब युद्ध पे। करमाता गोविंद कहते हैं, थैंक यू सर फॉर एजुकेशन एंड गाइड फॉर जीपीएससी। सजेश प्रजापति क्लियर है सर। स्तुति बोरा यस सर। अल्पेश डाभी क्लियर सर। मेघा चौहान क्लियर है सर। तो देख रहे हैं ना कि एक बार जिसको हिस्ट्री क्लियर है, मेहुल ठाकुर क्लियर सर। जीनल पटेल यस सर। अच्छा एक चीज और बताइए कि आज आवाज पहले से थोड़ा और क्लियर आ रहा है या नहीं? हर्ष ब्रह्मभट्ट क्लियर सर। तरुण पटेल क्लियर सर। आज का आवाज पहले से ज्यादा क्लियरिटी वाला है या नहीं, ये बताइएगा। श्रेयस प्रजापति कह रहे हैं यस सर। पायल पटेल यस सर। आदि सोलंकी हाँ सर क्लियर आ रहा है। आवाज इसलिए पहले से अच्छा है कि आज हमने 2 चेंज किया है। अभी हम उसको ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए कैमरा थोड़ा दूर लग रहा है आपको। आज हम F62 जो है मोबाइल खरीद के लाए हैं और लगाए हैं कि क्लियरिटी बढ़े। और ये देख लीजिए, ये यहाँ पे माइक है मेरे पास, बोया का माइक भी मंगाए हैं कि अब आपको जो है आवाज भी, हालांकि मेरा आवाज तो इतना क्लियर होता था कि आप ऐसे भी सुन लेते थे, लेकिन ये किए हैं। हमने कहा ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। करवांत गोविंद कहते हैं जीपीएससी के ओल्ड आंसर राइट पेपर मिलेगा। आंसर जीपीएससी नहीं देती है ना मेंस का, ये एक समस्या है, नहीं तो जरूर दे देते। जीपीएससी प्री का ऑब्जेक्टिव का भले क्वेश्चन देता है। तो चलिए, अमीषा पाठक कह रहे हैं जी सर, धीरे धीरे हम एकदम बढ़िया से चेंज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको समझते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जाने द्वितीय अरब इजराइल युद्ध क्या था। सी, अब आप अरब लीग भी समझ गए, और अरब लीग के समझने से आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि चारों तरफ से सब मिलकर क्यों हमला किया, क्योंकि अरब लीग ये निर्णय लिया था कि इजराइल पे हमला करना है। सृजेश प्रजापति, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। तो बताइए कि जब कितना भी जल्दी करिएगा, समय आने पर ही क्या कहते हैं फल मिलता है। और ऐसे समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर, कितना भी पानी दीजिएगा समय आने पे ही फल होता है। तब 45 दिन में कैसे एसटीआई की तैयारी हो जाएगा? माली कितना भी घड़ा पानी डाल देगा, आप 45 दिन में अगर पहले से नहीं पढ़े, हंसी आता है सुन के। इस बीच में जो लोग क्लास लेकर के आ रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं।
इस बीच में टोटल जो है ना पढ़ाया ही नहीं जा सकता, और सीधा है कि बस 15,000 दे दीजिए, पॉकेट में ले घूमेंगे और कुछ नहीं है। अब बाकी क्रैश कोर्स क्रश कर देंगे आपको। तो हम लोग तो अब देखते हैं कि कुछ चर्चा ही नहीं करते हैं उस पर। डिटेल्स जो पढ़ेगा बस उसके लिए ही है हम लोग। अब बाकी 40 दिन 45 दिन मतलब टॉप कर जाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब आगे। सबसे पहले जैसे ही कहेगा सेकेंड अरब इजराइल वॉर, तो ये किससे प्रभावित था? तो सबसे पहले कहेंगे स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से ये प्रभावित था। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है ना, और यहां से जो है ऐसे ये स्वेज नहर गुजरा है, ये है। तो क्या कहते हैं, ये स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से प्रभावित था। करमाता गोभी, बट आंसर राइट करने के लिए सिंबल एंड शॉर्ट नोट्स कैसे लिखें सर? वो उसके लिए तो मैं स्पेशल क्लास लेता हूं। करंट अफेयर्स का जो है उसमें क्वेश्चन लिखा के 200 शब्दों में कैसे आंसर किया जाए, वो हम रेगुलर 3 घंटे क्लास लेते हैं और हम ही पूरा आंसर बताते हैं किसको कैसे लिखना है। अब आइए, तो हुआ क्या, 26 जुलाई 1956 को इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर रिवोल्ट करके सत्ता में आए थे और जनता में काफी लोकप्रिय थे, इसलिए नेहरू जी भी वहां गए हैं। इन्हीं के साथ जुड़ेंगे तो बनेगा नॉन अलाइन मूवमेंट। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो इसके पहले ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभुत्व में था। जब तक ये ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभुत्व में था तब तक इजराइल इस स्वेज नहर का बढ़िया से उपयोग ऐसे घूम के कर रहा था, ठीक है ना। ये हम ज्यादा बड़ा बना दिए, इतना बड़ा नहीं है। समझना यही है कि ये स्वेज नहर बस ये सिनाई प्रायद्वीप ऐसे बनेगा और इसके बगल से ऐसे गुजरेगा। तो तब तक जो है क्या देख रहे हैं, देखें जरा, ये देखिए एक बार मैप में दिखा देते हैं कि स्वेज कैनाल जो है वो इतना मन दूर से तो नहीं है, लेकिन स्वेज वाला निकालो, अफ्रीका। तो इजराइल जो है वो प्रवेश कर जाता था क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभुत्व में था वो। ये देखिए, अब जरा नक्शा दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, देख रहे हैं, इजिप्ट के बगल में है स्वेज नहर और स्वेज नहर के बगल में जो है क्या कहते हैं, ये इजिप्ट के बगल में है स्वेज नहर और स्वेज के बगल में यहाँ पे जो है ये सिनाई प्रायद्वीप है और उसके बगल में जो है आपका पड़ता है इजराइल। तो इजराइल को आने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण होगा अरब लीग के कारण अब इजराइल का इसमें प्रवेश अवरुद्ध हो जाएगा। तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल ब्रिटेन और फ्रांस तो पहले से खपा था इसके राष्ट्रीयकरण करने से, कहा कि लड़ जाओ बेटा हम तुम्हारे पीछे हैं। कहे ना कि इसको ना बढ़ा चढ़ा करके भिड़वा देता है ये लोग, तो कहा कि लड़ जाओ देखते हैं। बस क्या हुआ कि पश्चिमी राष्ट्र से सहमति लेकर के 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल इस सिनाई प्रायद्वीप पर जो है आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण तो किया, बट ये जो पश्चिमी शक्ति है वो कहा इजराइल को कि तुम इधर से घुसना, हम इधर से पोर्ट सईद पे आक्रमण करेंगे। तो जैसे ही इजराइल सिनाई प्रायद्वीप पे आक्रमण किया वैसे ही पोर्ट सईद पे, यहां ऊपर आता है ये इजिप्ट का पोर्ट सईद, पोर्ट सईद पे जो है ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर के 31 दिसंबर 1956 को इजिप्ट पे आक्रमण कर दिया। अब भला बताइए इससे अकेला इजिप्ट कैसे फाइट करे, क्योंकि यहां के आक्रमण में अरब लीग कितना भी कह रहा है, लेकिन यहां तो उस वक्त ये प्रभावित हुआ था सब, इसलिए यहां आक्रमण कर दिया। लेकिन अब तो आक्रमण इजिप्ट पे हुआ है,
तो लड़ना उसको अकेले पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि दादा भरोसे फौजदारी नहीं, तो लड़ना उसको अकेले पड़ेगा। बेचारा कितना लड़ता, 5 दिन में जो है ये अरब शक्ति पराजित हो गया। अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस के साथ खड़ा था। लेकिन यूएनओ में इस बात पर काफी चर्चा हुई और ब्रिटेन और फ्रांस की आलोचना भी की गई, और उस आलोचना के कारण ब्रिटेन और फ्रांस को जो है यहां से सेना हटाना पड़ा। आप देखे होंगे कि अभी क्या कहते हैं, जवाब दीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले स्वेज नहर में एक जहाज फंस गया था, ठीक ना। हम एक शब्द नहीं बोले उस पर, क्योंकि हमको इतिहास पता था। बोलिए, आप लोग सुने थे कि नहीं कि क्या कहते हैं, स्वेज नहर पे एक जहाज फंस गया था। करमाता गोविंद कहते हैं ओके। नहीं गोविंद, आपके इस जवाब पे, प्रश्न पे मेरे मन में आया है कि एक दिन का लेक्चर हम YouTube पे रख देंगे, जो हम उनको पढ़ाए हैं ना, तो एक दिन रख देंगे YouTube पे, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि मेंस में लिखना कैसे है। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। तो सृजेश प्रजापति कहते हैं यस सर, जोरा भौतिक यस सर, तोमर सर इस पर कुछ नहीं बोले थे। एवरग्रीन जहाज, क्यों? एक जहाज के फंसने से आप नए लोग परेशान हो सकते हैं। जाते जाते ब्रिटेन और फ्रांस क्या किया, स्वीडन में 40 जहाज डुबो दिया। आप जरा बताइए तो कि आप लोग इसीलिए कहते हैं कि क्यों आप लोग किसी का प्रशंसा और शिकायत करने लगते हैं। 40 का 40 जहाज डुबा दिया। नतीजा क्या हुआ जानते हैं? 1956 से 1957 तक स्वेज नहर बंद, क्योंकि जहाज खोज खोज के निकालना पड़ेगा ना। तो 40 जहाज डुबा करके वहां से भाग गया। अब 7 मार्च 1957 को ये तो घुस गया था गाजा पट्टी में भी इजराइल, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता था कि इजराइल बहुत शक्तिशाली हो जाए। उसका तो था शक्ति संतुलन करके इन इलाके से तेल लेना है, पेट्रोल लेना है। तो 7 मार्च 1957 को अमेरिका कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कि भाई साहब इजराइल को अपनी सेना आप गाजा पट्टी से बुला लीजिए। तो इजराइल तैयार हो गया, लेकिन वो एक शर्त पर तैयार हुआ। कहा कि गाजा पट्टी यूएनओ के नियंत्रण में रहे। ठीक है, गाजा पट्टी यूएनओ के नियंत्रण में रहे, और अकाबा की खाड़ी जो है उसमें हमको जो है आने के लिए मिले। तो अकाबा की खाड़ी यहां पे है, छोटा सा, सऊदी अरबिया और स्वेज के बीच में पड़ता है। यहां पे सऊदी अरब और स्वेज के बीच में। तो अकाबा की खाड़ी में जो है हमको क्या कहते हैं, आने जाने का रास्ता मिले। इस मुद्दे पर द्वितीय अरब इजराइल युद्ध समाप्त हो गया। इसका परिणाम क्या निकला, तो ध्यान रखिएगा, परिणाम यही निकला कि सैनिक दृष्टिकोण से इजराइल फ्रांस और इंग्लैंड का गठबंधन जीता, लेकिन पॉलिटिकली मिस्र जीता, इजिप्ट जीता, क्योंकि पूरे विश्व का जनमत इजिप्ट के साथ हो गया। और इस कारण से स्वेज नहर के अंतरराष्ट्रीयकरण में उसको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण परिणाम क्या निकला, एंग्लो फ्रेंच सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। सिनाई पर अब इस समय कब्जा इजराइल का हो गया, और सिनाई में यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स, यूएनईएफ, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स डिप्लॉय करना पड़ गया। ये था द्वितीय अरब इजराइल युद्ध। चलिए अब जरा आप लोग बताइए कि द्वितीय अरब इजराइल युद्ध जो है वो आपका क्लियर हुआ, तो हम लोग आगे बढ़ें थर्ड अरब इजराइल युद्ध की ओर। अल्पेश डाभी यस सर, विजय धारानी एसटीआई 25 जुलाई को हो जाएगा। ये कोरोना तय करेगा कि 25 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। हट ब्रह्म भट्ट यस सर, निकुंज परमार यस सर, अल्पेश डाभी यस क्लियर सर, सुती बोरा यस सर, सृजेश प्रजापति यस सर।
सारे लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं, कल 10:15 बजे यूट्यूब पर जरूर आइएगा। अभी क्लास के बाद लिंक भेज देंगे, ताकि आप कल निबंध गुजराती, खास करके गुजराती मीडियम के लड़कों के लिए है, और जो लोग गुजराती लैंग्वेज में निबंध लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, उस पर जो है कल पूरा बाघेला सर आपको 1-1.25 घंटा चर्चा करेंगे। और संडे को 7 बजे फिर यूट्यूब पे आना है। उस समय आपको क्या कहते हैं, डीके गौड़ साहब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट किए हैं और 21 साल से आईएएस को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल साथ में पढ़ा रहे हैं, उनका 1 घंटे का लेक्चर होगा। आपको पूरा सिलेबस और पिछले साल के सवाल के साथ समझाएंगे। और कल जब बाघेला सर आएंगे तब तक हम आपको बता देंगे, कल हम भी आएंगे उनके साथ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, कि मंगलवार या बुधवार में से कोई एक आभास सर आएंगे। वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए हैं, डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं और 21 साल से आईएएस के लड़कों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। उनका जो है ये लेक्चर आएगा। और तब तोमर सर गुरुवार को आएंगे कि 40 दिन में एसटीआई की तैयारी कैसे करें। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, उनके गुणवत्ता को। और गौड़ सर तो 3 लेक्चर लेके आएंगे 2 वीक के अंदर। कल होगा, संडे को होगा ओवरऑल सिलेबस, उसके बाद कोई एक टॉपिक पर वो चर्चा करेंगे, और एक दिन ओनली इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए आएंगे। चलिए अब आगे देखें। मयंक ताला कहते हैं नमस्कार सर। नमस्कार। जील गडानी ओके सर, ओके। अल्पेश ठाकुर ठीक है सर। अब सुनिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तृतीय अरब इजराइल युद्ध। तृतीय अरब इजराइल युद्ध, ये जो युद्ध है ये 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 5 जून को युद्ध शुरू हुआ 1967 में, और 10 जून को फाइनल हो गया कि इजराइल जीत गया। एक तरफ इजराइल था और दूसरे तरफ जॉर्डन, सीरिया, इधर से जो है इजिप्ट। अरब लीग क्या किया जरा ये बताइए। यही है, उनके बीच में ये शिथिल संघ था। तो युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध का कारण था फलस्तीनी जो है शरणार्थी कहां डिप्लॉय करें। गाजा पट्टी में एक लिमिट से आगे नहीं रखा जा सकता है। दूसरा, उनका आपस का क्षेत्रीय विवाद, देख रहे हैं जॉर्डन, सीरिया, और ये लेबनान अपना सीमा समझ गया, हमको नहीं लौटना है। जॉर्डन नदी जो है ये यहां से निकलती है, यहां लेबनान में पहाड़ी से, और ऐसे जॉर्डन होते हुए ये यहाँ पे डेड सी में मिल जाती है। तो जॉर्डन नदी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो उसको लेकर के, और फलस्तीन को स्वाधीनता मिले, क्योंकि इसको वेस्ट बैंक के नाम से आप बुला रहे हैं, इसके लिए विश्व जनमत का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ था कि नहीं, उसको एक संप्रभु मिले। भारत एकेडमी नमस्ते सर जी, सॉरी फॉर लेट। नहीं कोई बात नहीं है हमीर, आप कितने व्यस्त रहते हैं ये हमको मालूम है। आपके इतना काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे जितना आप अकेले करते हैं। जितना मैनेजमेंट आप करते हैं वो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, हम खाली पढ़ा सकते हैं। तो आप इतना समय के में व्यस्त होने के बाद भी समय निकाले हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये आप ही के द्वारा एक तरह से कहिए उकसाया हुआ चीज था जो हम इस टॉपिक को लेके आए। आपका बात जो है हम नहीं मैंने टाल पाए, हम कहे नहीं, अब हमीर कहा है ना ये लास्ट जाएगा, एक और लेक्चर इसके बाद लेने जा रहे हैं हमीर। अब तीसरा होगा भारत का इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ विदेशी संबंध। तो चलिए, कौशिक भीमानी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग कौशिक। संजय कुमार, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकदम भाई दोनों सर बिहारी हैं, चिंता मत करिएगा संजय जी, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, ये ध्यान रखिएगा, विशुद्ध हिंदी में होगा ये क्लास। कौशिक भीमानी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आपको भी। आप फोन कभी कभार कर लिया करिए भाई हमसे बात, मानते हैं कि आप कई बार मेंस लिख चुके हैं, लेकिन कभी कभार तोमर सर से भी बात कर लिया करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये 4 कारणों से
तीसरा अरब इजराइल वॉर हुआ। 18 मई 1967 को इजिप्ट के सरकार ने कहा सीरिया को कि आप ऐसा करिए कि सीरिया पर, जो इजराइल क्या किया था, सीरिया पर आक्रमण कर दिया था, तो इजिप्ट का सरकार कहा कि इसको रोकने के लिए सुरक्षा परिषद के साथ जो है मैं ये मांग हम उठाएंगे। तो ये सारे अरब लीग तैयार हो गए कि यहाँ चलेंगे, हम जो है यूएनओ में कहेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टॉपिक हमीर कह रहे हैं, बिल्कुल। तो हमीर का सबसे पसंदीदा टॉपिक है एक्चुअली। तो अब सुनिएगा, सब चला एकदम दल बल के साथ कि यस इस आक्रमण का विरोध करेंगे। वहां जाते ही इजिप्ट पलट गया। इजिप्ट कहा कि हमको तो गाजा और सिनाई से मतलब है, यहां से संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना को हटा लीजिए। अब मामला पलट गया। यूएनओ ये जब डिमांड किया तो इजराइल उस पर जो है कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। तो धीरे 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 क्या किया, सीरिया को कहा कि तुम 75,000 सैनिक इस बाउंड्री पे खड़ा कर दो, और जॉर्डन को कहा कि 55,000 सैनिक जो है तुम यहां खड़ा कर दो वेस्ट बैंक में, इस वाले इलाके में, और कहा कि हम इधर से आक्रमण करेंगे, तीनों मिल करके जो है इसको इस बार निपट लेना है। लेकिन युद्ध के लिए कुछ तो बात होना चाहिए। तो हुआ क्या कि 23 मई 1967 को ये जो यहां अकाबा की खाड़ी है, इस खाड़ी में इजराइल के जहाज को घुसने से मना कर दिया। ये सऊदी अरबिया कहा कि नहीं घुसने देंगे। बस इजराइल का माथा गर्म हो गया, कहा कि चौतरफा से हमको घेरना चाहता है, रुको अभी बताते हैं। 1967 है, याद करिए, बॉर्डर सिनेमा, जैकी श्रॉफ और चेतना बा जाडेजा। एमसीक्यूज कैसे निकालें सर, हम समझे नहीं, फिर से आप जरा बताइएगा। तो क्या कहते हैं, ये याद करिए बॉर्डर सिनेमा कि सन्नी देओल कहता था कि थल सेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैकी श्रॉफ कहता था वायु सेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वायु सेना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 67 से, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार में ही हवाई सेना जो है वो कहने लगा कि जो हवा मजबूत होगा वही जो है क्या कहते हैं मजबूत होगा। तो बस क्या किया इजराइल, 5 जून 1967 को उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन फोकस। सीधा इजिप्ट को फोकस करना है। तो इजरायली विमान जो है एकदम सुबह 7:45 बजे इजराइल के अल कैरो और उसके कई हवाई अड्डों पर दनादन बमबारी कर दिया, एकदम अंधाधुंध जिसको कहते हैं बमबारी कर दिया। यही समझना है भारत के पास जो संयम है। भारत कभी भी आम आदमी के ऊपर दूसरे देश में नहीं किया हमला। आप जरा सोचिए उरी को ही देख करके कि हम कितना बारीकी के साथ जो है कि केवल और केवल आतंकवादियों को मार के लौट आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं था, घुस के गिरा दीजिए जैसे ये इजराइल अभी कर रहा है पागल की तरह। पागल इसलिए कि रिहायशी इलाके में जो है ये बमबारी हो रहा है। इस पर भारत भी चिंता व्यक्त किया, इसलिए तोमर सर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिहायशी इलाके पे आम नागरिकों को जो है निशाना क्यों बना रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़े। ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इजराइल जो है उनको पराजित कर दिया, पूरे सिनाई द्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया, और इजरायली सेना ये स्वेज नहर के यहां इस सीमा तक पहुंच गया, एकदम मतलब स्वेज नहर के बैंक में आके खड़ा हो गया, पूरा यरूशलेम कब्जा कर लिया, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर भी जो है जाके वो अधिकार कर लिया। 7 जून 1967 को सुरक्षा परिषद में ये युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं दोनों पक्ष समाप्त करिए, तो इसको जॉर्डन स्वीकार किया। लेकिन इजराइल और इजिप्ट में अभी भी वॉर हो रहा था। अंत में 8 जून को इजराइल और इजिप्ट जो है दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ, और 10 जून को जब इजराइल और सीरिया के बीच जो है युद्ध समाप्त हुआ, तो ये थर्ड अरब इजराइल वॉर कंप्लीट हो गया।
अब प्रश्न ये उठता है कि इस युद्ध से इजराइल को लाभ क्या मिला, इजराइल को क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहले वो जो अरब लीग बना करके जो लड़ने आए थे, 3 ही लोग थे उसमें, उनके सेना को जबरदस्त जो है नुकसान हुआ, क्योंकि तहस नहस कर दिया। दूसरा, गाजा पट्टी, यहां पे है शर्म अल शेख, और यहां पे सिनाई द्वीप, सब पे इजराइल का कब्जा हो गया। यरूशलेम के ओल्ड सिटी पर भी इजराइल का कब्जा हो गया। परिणाम, जॉर्डन नदी का जो ये पश्चिमी किनारा था वहां घुस गया इजराइल, और उसकी सेना सीरिया में भी 19 किलोमीटर अंदर घुस गई। ये इस युद्ध का एक परिणाम निकला। अच्छा, अभी लास्ट में बता देंगे। अब युद्ध विराम के बाद इजराइल क्या शर्त रखा। तो सबसे पहले, आज तक इस एरिया को अरब देश इजराइल कह के नहीं बुला रहा है, फलस्तीन कह के बुला रहा है। समझ गए, ये फलस्तीन कह रहा है, क्योंकि हम भी तो अभी आपको शुरुआत किए थे कि फलस्तीन समस्या, ठीक है। इजराइल कह रहा है कि हमको मान्यता दो। अरब देशों को वर्ल्ड दिया, लेकिन अरब देशों को कह रहा है कि तुम मानो कि इजराइल एक कंट्री है। दूसरा कहा कि स्वेज नहर और अकाबा की खाड़ी में हमको आने जाने का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा कहा कि अब हम गाजा पट्टी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, शर्म अल शेख एरिया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यरूशलेम नहीं छोड़ेंगे, जॉर्डन नदी में जहां तक पहुंच गए हैं वहां तक नहीं छोड़ेंगे, और सीरिया को नहीं छोड़ेंगे। अब उसके सामने अरब देशों ने अपना पक्ष रखा। अरब देश कहा कि भाई ऐसा है कि आप बिना शर्त इन सब एरिया को पहले खाली करें। दूसरा कहा कि फलस्तीन जो विस्थापित हो गए हैं उनको आप इजराइल में प्रवेश के, उनको संख्या बढ़ाना था अरबों का। और तीसरा कहा कि मान्यता तो आपको बिल्कुल नहीं देंगे। अब ये मामला यूएनओ में भी बार बार उठे। तो नवंबर 1967 में गुन्नार जरिंग जो था एक व्यक्ति, वो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार समझौता कराने के लिए मिडिल ईस्ट गया। सुरक्षा परिषद कहा, ऐसे ही बर्नार्ड बुंचे की तरह कहा कि आप जाइए, और उसको कहा गया जरिंग मिशन। जरिंग मिशन 1 साल तक वहां काम किया, लेकिन कोई समझौता नहीं। अब रसिया को लगा कि थोड़ा हम इस एरिया में एक अपना एंट्री मारने का प्रयास करें, क्योंकि पश्चिमी देश बहुत देर से काम कर रहा है। तो रूस समझौता कराने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम लिया। क्या कहा कि इजराइल जून 1967 के पहले वाली स्थिति में पहुंच जाए, मतलब जो जीता था सब दे दे। कहा कि शांति बनाने के लिए यूएनओ प्रयास करे। फिर कहा कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का यह जिम्मेदारी है कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं हो, इसके लिए हम लोग काम करें। और अरब देश भी इजराइल के विरुद्ध जो है ईर्ष्या की भावना को छोड़ें। उसके सामने इजराइल 8 अक्टूबर 1968 को 9 सूत्री कार्यक्रम रखा, जिसको अरब देश नहीं माना। तो उसके मुकाबले 28 दिसंबर 1968 को इजराइल के हेलीकॉप्टरों ने लेबनान पे जो है हमला किया, नहीं मानोगे तो। 8 मार्च 1969 को स्वेज नहर के पास जो तेल के कारखाने थे उस पर इजराइल सैनिकों ने कार्रवाई की। और जून 1969 में इजराइल यरूशलेम को विधिवत अपने में शामिल कर लिया, पूरा यरूशलेम, और कहा कि ये इजराइल की राजधानी है। उसी समय कह दिया। 1969 में, अब याद करिएगा, अल अक्सा मस्जिद पर भी हम कुछ नहीं बोले थे। 1969 में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में रहस्यमय तरीके से आग लग गया। तो इसका पूरा दोष इजराइल के ऊपर बढ़ा गया, नहीं वही आग लगवाया है। अब समझे, अल अक्सा मस्जिद कई बार चर्चा में रहा है। बहुत कुछ जो है प्रयास हुआ,
लेकिन गतिरोध जारी रहा, युद्ध नहीं होता। चौथा इजराइल अरब युद्ध क्यों हुआ? तो 5 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक का आयोजन किया गया। अरब छापामार जो है वो 11 इजराइल खिलाड़ी का हत्या कर दिया, जिससे कि दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और चतुर्थ अरब इजराइल जो है युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो है कहानी अरब इजराइल चौथे का पृष्ठभूमि था। अब जरा बताइए, अब्राहम समझौता, कैंप डेविड समझौता, ये सब पढ़ना जरूरी है कि नहीं? तीसरा लेक्चर का जरूरत है कि नहीं? तीसरा लेक्चर यही होगा, पीएलओ, हमास, कैसे इन सबों की उत्पत्ति हुई, इन सबों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बताइए कि ये जानना जरूरी है या नहीं? अभी जो तीसरा लेक्चर है उसकी आवश्यकता है या नहीं, ये समझिएगा। संजय कुमार जी सर, अमीषा पाठक यस सर, चेतना बा जाडेजा जरूरी है सर। थर्ड लेक्चर यही सबको कंक्लूड करेंगे आपको। अब भारत की विदेश नीति, कैंप डेविड समझौता, अब्राहम समझौता, कैसे पीएलओ की उत्पत्ति हुई, कैसे वहां पे हमास आया, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आदित्य सोलंकी यस सर, निकुंज परमार जी सर, श्रुति बोरा यस सर, सिरजेश प्रजापति यस सर, प्रतीक सिंह चौहान हाँ सर, जील गडानी यस सर, हर्ष ब्रह्मभट्ट हाँ जरूरी है सर, चेतना बा जडोजा यस वी वांट। बस यही चीज है कि ये घटना आपके तोमर सर और हमीर के भी, आपके लिए तो वो भी सर ही हैं, सीनियर हैं आपसे, काफी क्लास चलाते हैं, तो वो भी सर हैं, गणित पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, मैथ रीजनिंग में एकदम फुल कमांड है हमीर का। तो हमीर सर का भी ये बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, ये दोनों सर का जो है पसंदीदा टॉपिक है। तो हमारे शिष्य हमको जगा दिए कि सर एक बार जग जाइए, इसलिए जो है हम इसको इस प्रकार से लिए हैं। जोरा भौतिक यस सर, मेघा चौहान बहुत जरूरी है सर। चलिए, तो अब जरा जाने चौथा अरब युद्ध, इजराइल युद्ध। वो तो आप कारण बता ही दिए, वो ये तात्कालिक। दरअसल उसको योम किप्पूर युद्ध, रमदान का युद्ध, अक्टूबर महीने में हुआ था, इसलिए कहते हैं अक्टूबर का युद्ध। 6 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 1973 के बीच चला। एक तरफ इजराइल और एक तरफ इजिप्ट और सीरिया। अब जॉर्डन समझ गया कि अब ये सब में आने का कोई मतलब नहीं, दोनों के बीच में हुआ युद्ध। ज्यादातर कहां हुआ? तो ये देखिए, जब इजिप्ट के साथ लड़ रहा है तो सिनाई प्रायद्वीप में, और ये देखिए सीरिया के साथ लड़ रहा है। तो हमारे पुराने विद्यार्थी जिनको कि हम पढ़ाए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो याद करिए, जब पश्चिम एशिया का भूगोल पढ़ाते थे तो यहां पर बोलते थे गोलान की पहाड़ी, यहां गोलान हाइट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सीरिया से लड़ेगा इजराइल तो गोलान हाइट पे लड़ेगा, गोलान पहाड़ी पे, और जब इजिप्ट से लड़ रहा है तो सिनाई प्रायद्वीप। बस इसी के बीच में ये युद्ध हुआ है। युद्ध का कारण तो क्या देख रहे हैं? इजराइल की कठोर और हठवादी नीति कि नहीं हम जो कहेंगे वही। आप लोगों को मजाक के लिए बोल रहे हैं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। अनुपमा सीरियल देखिएगा, जो अनुपमा कहे वही सबको मानना है, समझ गए? वही है इजराइल, पटाख से जवाब देना है, ठीक ना? हाँ, उसके साथ हुआ होगा प्रॉब्लम, हम वो फर्स्ट पार्ट में नहीं जा रहे हैं, तो इजराइल के साथ भी फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर बात पर जो है आप जो कहें हमको नहीं पसंद है। वो मैडम देखते रहती हैं तो कभी हमारा वो घूमने का समय होता है तो सुन लेते हैं, लेकिन देखिएगा हर बात पर अनुपमा अपना ही बात मनाने का प्रयास करेगी। ये इजराइल हो गया सेकंड फेज में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा, अरब के मन में हमेशा है कि जो क्षेत्र हम खोए हैं वो क्षेत्र हमको मिलना चाहिए, और धीरे धीरे तेल के कारण इनके मन में आत्मविश्वास आने लगा कि अमेरिका
चेतना बा कहते हैं आप देखते हैं सर? नहीं नहीं, हमको नहीं पसंद है ये सब, हम तो केवल न्यूज देखते हैं। लेकिन मैडम मेरी वाइफ देखती हैं, तो उसमें डायलॉग कान में आता है कभी कभी, तो यही होता है, वो जो कह रही है वही मानना है, ठीक ना? तो इसीलिए जो है ये बताए। तो अब सुनिए, 22 अक्टूबर तक दोनों ही पक्षों में युद्ध विराम हो गया। 11 नवंबर 1993 को अमेरिकी विदेश मंत्री डॉक्टर किसिंगर 6 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आया और इजिप्ट और इजराइल के बीच समझौता करवाया। क्या हुआ? कहा कि इजिप्ट और इजराइल युद्ध विराम समझौते का पालन करेंगे। दूसरा, 22 अक्टूबर की स्थिति में लौटने के बारे में जो है वे तत्काल बातचीत करेंगे और यूएनओ के तत्वावधान में ही काम करेंगे। स्वेज कस्बे के अंदर यहां पे प्रतिदिन दवाई और रसद की सप्लाई होने देगा इजराइल, उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। स्वेज के क्षेत्र में जो इजिप्टियन सैनिक फंस गया है, उनको गैर सैनिक आपूर्ति जब देना हो, यानी हथियार नहीं जाएगा, भोजन पानी रसद, तो वो जाने देगा इजराइल। कहा काहिरा और स्वेज मार्ग का जो चौकी है उस पर इजिप्ट का नियंत्रण होगा, या नहीं तो ऐसा करते हैं यूएनओ के कर्मचारियों को दे देते हैं और यूएनओ के सामने ही सारे सैनिकों की अदला बदली होगी। तो इस प्रकार से आज आपको एक बेहतरीन जो है टॉपिक जो है आपको पढ़ाए, इसका हिंदी वर्जन तुरंत रख देंगे और इसका गुजराती वर्जन भी 11 बजे तक कल रख देंगे। अब जरा आप लोग बताइए तो आगे बढ़ें कि कैसा लगा आपको अरब इजराइल वॉर एनालिटिकली। तोमर सर अच्छा पढ़ाए, हम अपने बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब आपको अरब इजराइल वॉर पर समझ कैसा डेवलप हुआ। चेतना बा जडेजा बेस्ट, मेघा चौहान बहुत अच्छे से समझे, स्तुति वोरा बहुत बढ़िया, निकुंज परमार बहुत कुछ जानने को मिला, मेघा चौहान और डिटेल्स में, आदित्य सोलंकी बहुत अच्छा था सर, प्रतीक बी चौहान सिंबल दिए हैं, सजेश प्रजापति बहुत बढ़िया सर, अच्छे से समझ में आया, हर्ड ब्रह्मभट्ट बहुत अच्छा सर, धर्मिल जोशी बहुत अच्छा। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि आप ये अरब इजराइल संघर्ष का या ये जो अभी चल रहा है विवाद, अब आप इसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। बस अब इंतजार करिएगा, एक लेक्चर और इस पर आएगा, भारत की विदेश नीति इजराइल के प्रति, भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के प्रति, प्लस कई जो इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं वो। अमीषा पाठक डीप इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं दोबारा अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।